गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। चलें छोड़े आज सारे सवाल, आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं एक बुखार की। आजकल बुखार सबको सवार है वो तो सब ऑब्वियसली। अच्छा, हर किसी को ये भी टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए। समझ आ गया कि हम किसकी बात करें। पीएसएल का बुखार सब पे सवार है। अपनी अपनी टीम से सपोर्ट कर रहे हैं, जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं, हम सब इसको एंजॉय करें। कोई पहुंचता है स्टेडियम, कोई पहुंचता है किसी ऐसी जगह पे जहां पे लगी होती है बिग स्क्रीन। अभी तो आप रेस्टोरेंट जाए खाना खाने तो वहां पे स्क्रीन्स लगी होती है, आप एंजॉय करते हैं। क्या आपसे भी टिकट्स मांगे जाते हैं? ये पूछना चाहते हैं कि आपसे भी टिकट्स मांगे जाते हैं? नहीं मांगे जाते, ना टिकट्स नहीं मांगे जाते। आप सिर्फ ये बता दें, जिक्र कर दें कि आप टिकट आपके पास है या आप जा रहे हैं मैच देखने के लिए। सो आपको मैसेज आता है मुझे पास चाहिए। बंदा पूछता है पास तो मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास टिकट है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टिकट एंड पास। एक तो ये कि पासेस उस तरीके से होते भी नहीं है, टिकट्स होते हैं। प्लीज गो एंड गेट योर टिकट्स। अच्छा, एक तो ये कि टाइमली आप जाया करें, टिकट्स लिया करें। वो टीसीएस पे मिल रहे होते हैं, पहले ऑनलाइन मिल रहे थे, बाद में फिजिकल मिलना शुरू हो गए थे। तो अगर आपने टिकट नहीं लिया और किसी को मिल गया तो आप उससे ये मत कहें कि मुझे पास दो, उसने भी टिकट ही खरीदा भाई जाके डिफरेंट एम्प्लॉयर्स का। तो टिकट लिया करें, और अगर आपने नहीं लिया पहले तो फिर आप आराम से टीवी के सामने बैठ के देखें, फिर किसी को मत कहें कि टिकट दो। एक सोच जो हमें चेंज करने की भी जरूरत है। अब पीएसएल की अगर बात की जाए तो हमारा अपना इवेंट है। एब्सोल्युटली। और जब इस इवेंट की बात होती है, हमारा अक्सर जो हमारा रवैया होता है ना, वो कुछ ये वाला भी होता है कि हमें हर चीज़ फ्री में मिल जाए, हर चीज़ फ्री में। हालांकि उस चीज़ के पीछे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सारा पैसा लगा हुआ होता है। और जाहिर सी बात है, अगर आप जाकर उसको टिकट खरीद कर नहीं देखेंगे तो सपोर्ट नहीं कर रहे उस चीज़ को। तो अगर आपको सपोर्ट करना है तो आपको ये सोच, हमारी ये जो मुफ्ते की सोच है ना कि मुफ्त हमें मिल जाए हर चीज़, इससे भी निकलने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज जब इतनी इन्वेस्टमेंट की गई है, इतना एक मेला सजाया गया, तो उसके पीछे पैसा लगा है। एंड ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देखना है, क्योंकि हर साल इवेंट्स जो है वो मैनेज करने होते हैं थ्रू आउट। तो अगर हमें अपने खेल को, अपने टूर्नामेंट को, अपनी चीज़ को सपोर्ट करना है तो आपको भी आगे बढ़ चढ़ के थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट ज़रूर करना होगा। इसमें कुछ कीबोर्ड वॉरियर्स भी आ जाते हैं ना, जी हम तो सपोर्ट नहीं करते, वो जी रास्ता बंद था वहां से हम गुजर नहीं सके। तो होगा। मतलब सिक्योरिटी ये है, अदरवाइज भी चीजें होती हैं, वो थोड़ी देर के लिए होता है, बड़ा मैनेज्ड होता है, उसमें आपके सारे जो इदारे हैं वो काम कर रहे होते हैं। सो ट्रैवल योर प्लान अकॉर्डिंगली। ऑल्सो देयर इज अ रीजन कि ये किया जाता है। फिजूल में तो रोड्स नहीं बंद हो जाती हैं कुछ भी, देयर इज अ रीजन। बहुत सारी कंसर्न्स होते हैं जो कि आपकी अथॉरिटीज समझती हैं, और बल्कि सभी इस बार एक सेफ माहौल क्रिएट करने के लिए स्टेप्स लेने होते हैं। और इस बार तो हमने ये भी देखा कि ज्यादा मैनेज किया गया उसको, कि अच्छा कम से कम वक्त में वो एक रूट लगता था कि वो जो मूवमेंट है वो हो जाए। बट इसमें बात हमें जरूर ये करनी है कि प्लीज सपोर्ट क्या करें। खामखा क्रिटिसाइज नहीं होता कि एक बंदे ने एक पोस्ट कर दिया, आपने धड़ाधड़ क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि ऐसे है वैसे है। तो आप ये देखें, बाय द टाइम हम 10वां साल यानी पीएसएल सीजन 10 पे इस वक्त हैं, तो आप ये देखें हमने कितना इस पर लर्न किया, कितना ग्रो किया, कितना इसमें हमने चीज़ें बेहतरी की तरफ हम लेकर गए हैं। सब जिस जिस शहर में पीएसएल का मेला सज रहा होता है वहाँ पे देखते हैं चीज़ें ज़रा थोड़ी चेंज होती ज़रूर है, बट मैनेज्ड होती हैं। सपोर्ट करें सिस्टम को, सपोर्ट करें पीएसएल को, सपोर्ट करें खेल को, सपोर्ट करें एंटरटेनमेंट को। बिकॉज समटाइम्स हम देखते हैं कि शायद दिस इज द ओनली एंटरटेनमेंट वी हैव एक्चुअली। तो लोग जा रहे होते हैं, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आप भी या तो जाके एंजॉय करें, या तो किसी ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे स्क्रीन लगी, अदरवाइज अपने टीवी के सामने बैठे और एंजॉय करें इस मेले को। ये खेल तो खेल है, सबने एंजॉय करना। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को मत भूला करें कि एक इंटरनेशनल इमेज हमारा कितना बेहतर होता है इन इवेंट से। और इसके पीछे सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि खेल है, प्लेयर्स का यहाँ पर आना, यहाँ पर होस्ट करना। एक मैसेज दिया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक सेफ कंट्री है। ये जो परसेप्शन है बाकी मुल्कों में, एक जो एक परसेप्शन डेवलप हो चुकी है, ये जो इवेंट्स होते हैं ये इस परसेप्शन को चेंज करते हैं। और ये जिस तरह शुएब ने भी बताया कि देखें सीजन 10 तो 10 साल से अगर इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अमन पे यकीन रखता है और पाकिस्तान अमन वाला मुल्क है। यस, तो लेट्स सपोर्ट पीएसएल। अच्छा, आपकी फेवरेट टीम से मुतालिक हमें जरूर बताइए। मेरी और सबीन की टीम हम बाद में बताएंगे, लेकिन आप बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारे फेसबुक पर जाकर बताइए, इंस्टाग्राम पे बताइए। हमें आपका जो मैसेज मिलेगा हम उस तरह देखेंगे कौन सी टीम है जिसके फैंस ज्यादा हैं। एनीवेज हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। हालात मुश्किल भी हों, अगर आज़म आपका हो तो आपके लिए कामयाबी इतना दूर नहीं रहती, कामयाबी आप पे कदम चूमती है। आज एक ऐसी मिसाल हमारे दरमियान मौजूद है। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर टेक्सला में ज़ेर तालीम एक स्टूडेंट हैं शाह गुलून हयात, जो कि ज़हनी तौर पर स्पेशल है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया तो आज हम उसकी बात करेंगे। इटली में लास्ट मंथ जिस तरह से विंटर गेम्स में
100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस एंड 400 मीटर रेस रैली रेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नॉट जस्ट द पार्टिसिपेशन, जो 400 मीटर रेस थी उसमें उन्होंने चांदी का तमगा भी हासिल किया माशाल्लाह। तो वी सो प्राउड ऑफ शागलून हयात। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, उसके साथ साथ उनकी जो कोच हैं, जो टीचर हैं अजरा बानो साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जब दोनों को वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। शागलून हयात, आप ठीक है? ठीक। माशाल्लाह, मुबारक हो बहुत बहुत इस मेडल की आपको। और ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि जी, बिल्कुल। आपने अपने नाम किया और ऑब्वियसली पाकिस्तान के नाम किया। जी, थोड़ा सा माशाल्लाह। बताइएगा इस हवाले से, इस रेस के हवाले से, इनकी सिलेक्शन के हवाले से। मैं माशाल्लाह सिलेक्शन तो ये 2018 से मैं इनको गेम करा रही हूँ। मैं इसकी क्लास टीचर भी हूँ, इसकी कोच भी हूँ, और विद SOP के साथ, स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के साथ हम ये काम कर रहे हैं। गेम इनकी हो रही है तो वो हमें ट्रेन करते हैं, इनके टीचर्स को। मैं इनकी कोच काम कर रही हूँ इनके साथ। और ये इस गेम के लिए विंटर गेम जो 2025 की ये जो गेम थी, विंटर गेम स्पेशल ओलंपिक्स की, ये 2 साल की तैयारी पे है। ओके। 23 महीने हमने तैयारी की है, और जो मार्च में ये कंडक्ट हुई है, 6 मार्च को इनका ट्रैवल था इटली में, और माशाल्लाह 18 को ये वापस आई हैं विद सिल्वर मेडल। माशाल्लाह। और माशाल्लाह हमारी ये इतनी होनहार बच्ची हैं। स्कूल के हवाले से इनका जो जर्नी है पूरा स्पेशल ओलंपिक्स में बहुत अच्छा रहा है। लेकिन माशाल्लाह अब वर्ल्ड गेम में ये गई, पहली बार गई हैं। ओके। तो पहली बार ही गई हैं और माशाल्लाह मेडल लेकर आई हैं। तो ये हमारी पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा फ़ख्र है, हमारे इदारों के लिए भी, हमारे पंजाब के लिए भी। और ये सफ़र इनका जो 2 साल की ये गेम इस ट्रेन के लिए थी, ये बर्फ़ में थी। ये स्नो शोइंग जो थी, ये बर्फ़ की गेम है। ये बर्फ़ में दौड़ी हैं। ओके। तो यहाँ पर हम इनको जो गेम कराते थे, तो कभी खानसपुर मरी में सर्दियों में लेके जा रहे हैं लास्ट ईयर। इस साल ये गिलगित 2 टाइम गई हैं, नलतर गई हैं, ओके। जहाँ पर प्रैक्टिस रेट करने होता के जी, लिए। प्रैक्टिस के लिए विद SOP। तो हम SOP के स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं। वो पूरी एक टीम है यहाँ पर इस्लामाबाद में। हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं, और बल्कि स्पेशल ओलंपिक की तरफ से वो हमारी मैनेजर हैं गेम की, शुमैला इरम, उनके हम शुक्रगुजार हैं। पूरी SOP टीम के, इनके जो हेड कोच है वो सर इरफान है, वो लाहौर से हैं। तो पूरे पाकिस्तान से माशाल्लाह 10 एथलीट गए हैं, 11 मेडल लेकर आए हैं। 10 एथलीट गए और 11 मेडल लेकर आए हैं जी, माशाल्लाह। जिसमें गोल्ड मेडल भी हैं, ब्राउन्स भी हैं, और सिल्वर भी हैं। जबरदस्त। 5 लड़के गए थे, 5 लड़कियां गई थी। पंजाब से हमारे 2 बच्चे गए थे, एक हमारी शागलून है, एक हमारा बॉय है। और जो गया देखिए मेडल लेकर आए। जी, 11 मेडल आए हैं। 10 खाली हाथ बच्चे कोई गए हैं। वापस नहीं आया। कोई खाली ये बड़ी हाथ बात नहीं। है। अच्छा शागलून, थोड़ी बहुत अगर हमसे बात कर सकती जी, कर हो। सकती हैं, बताइए। शागलून, कैसा फील हो रहा है अभी जब सब मुबारकबादें दे रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस कह रहे हैं? हाउ डू यू फील? ठीक। अच्छा लगता है अच्छा हमको, फील हो रहा है। ज़ाहिर और ऐसी बात है, वो जो खुशी है और हाँ। आंखों में चमक है, वो तो हमारे वो तो सामने नजर भी आ रही already। है। आप तो बहुत तेज भागती हैं। जी। कैसे इतना तेज भागना सीखा है? बस तेज। भागती रहती हैं? जी। बर्फ में भागना मुश्किल लगा? जी। और इटली जाके कैसा लगा? अच्छा। क्या ओके। सबसे ज्यादा अच्छा लगा वहाँ? इतने इटली पूरा का पूरा अच्छा लगा है। जी। क्या क्या खाया था वहाँ पे? कहानी। सारे खाने खाए थे। अच्छा, तो ये बताएं कि इतने और मुल्कों के भी एथलीट्स आए होंगे, सब भाग रहे थे, तो आपको क्या लगता था कि बस आप जीत जाएंगी, आप पहुंचेंगी आगे? वो तो नहीं पता। लेकिन बस आप भागती रही। जी। ओके। मेरा ख्याल है वो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि उन्होंने कहा कि नहीं, फोकस करें अपने उसके ऊपर। मुश्किल था? जी। मुश्किल कितना? तो था। ज़्यादा। ज्यादा मुश्किल था। अच्छा साहब, जो सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ रखे हैं, हम चाहेंगे थ्रू इस जर्नी पे भी बात करते हैं। ज़ाहिर है अगर आज वो इटली जाकर रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान को, वहाँ से मेडल हासिल करके हैं, तो उसके पीछे पूरी एक जर्नी है। जी। आप स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे होते हैं। ये इसलिए मैं बात करूँ चूँकि ज़ाहिर है जब आपने सेलेक्ट करना था पूरे पाकिस्तान से फॉर एग्जाम्पल 10 एथलीट्स को, तो पूरा क्राइटेरिया होता है, अच्छा किसको सिलेक्ट करना है, किसको आपने सिलेक्ट नहीं करना। तो इसके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उस पर बात करते हुए मैं सवाल रख रहा हूँ कि पूरे जो इनकी जर्नी रही कि पहले कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया, कैसे इन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि अच्छा मैंने अब जाना है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए इटली। जी सर, माशाल्लाह इनको 7 साल से मैं गेम करा रही हूँ एज अ कोच, एज अ टीचर और विद SOP। और हमारे पंजाब स्पेशल एजुकेशन में भी स्पोर्ट्स गाला होता है हर साल। 2023 में भी माशाल्लाह ये रनर के अलावा ये सॉफ्ट बॉल थ्रो में भी इन्होंने पूरे डिवीजन पिंडी में फर्स्ट पोजीशन ली थी। पंजाब के लिए ये उसमें भी सिलेक्टेड थी। शॉर्ट बॉल थ्रो, ये 2023 का रिजल्ट है। 2024 में तो हमारा स्पोर्ट्स गाला हो ही नहीं सका क्योंकि फोग आ गया था स्मोक की वजह से। बिल्कुल। तो उसमें भी ये बहुत अच्छी एथलीट हैं। और इनका जो जर्नी SOP के साथ था उसमें ये स्टैंडिंग जंप,
ब्रॉड जंप ये करती रही हैं और उस पे पिंडी जोन में, इस्लामाबाद जोन में ये पोजीशंस लेती रही हैं। Okay. तो इसी जर्नी की वजह से ये सिलेक्ट होती चली गई हैं, जिसमें ये बास्केटबॉल भी करती रही, फुटबॉल भी करती रही, सिंपल रेस भी करती हैं जिसमें 200 मीटर, 400 मीटर, रिले रेस और 100 मीटर रेस। वो सिंपल रेस होती थी, वो ग्राउंड्स में जिन्ना कम्प्लेक्स में होना। Okay. उसके साथ वो जर्नी एसओपी के साथ भी चलता रहा और पंजाब स्पोर्ट्स गाला में भी इनका चलता रहा। वाओ। तो माशाल्लाह फिर ये सिलेक्टेड होती रही और इनके जो कैंप हैं कराची, लाहौर, 15-15 दिन के कैंप रहे हैं इनके। Okay. जो एसओपी के साथ होते थे, वहाँ हम इन्हें सी व्यू पे कराते थे और ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी सर। जो सुबह 4 बजे उठना, फिर इवनिंग की ट्रेनिंग करना, पूरी गर्मी। जुलाई में हम कराची में थे, अप्रैल में पिछले साल इन दिनों हम लाहौर थे। रावी पे हम करते थे, रेत में करना। और बाकायदा ये नहीं सिर्फ रेत पे ट्रेनिंग नहीं होती थी, बाकायदा वहाँ एक खेल का मैदान लगता था। इसमें पूरे के 400 मीटर करनी है तो पूरे उसके निशानदेही, पूरे कौन्स हमारे लगना, पूरा मैदान सजाती थी एसओपी। बाकायदा हमारे ऑफिशियल्स होते हैं, इनके टाइम ली जाते थे, इनकी स्टॉप वॉच में टाइम ली जाती थी कि अब, और हर बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपटीशन होता था। फिर इनकी स्कोरिंग होती थी। तो ऑफिशियल, टेक्निकल्स, ये सब पूरी एसओपी पूरा अरेंज होता है। तो इस यकीनन जो है टीम वो के साथ जी, और मुश्किल इनके जो है वो साथ साथ बहुत ज्यादा होती होगी। और इसके अलावा इनकी फिटनेस ट्रेनिंग जो होती है वो साथ साथ चलती है और इनके मेडिकल चेकअप पूरे Fitness स्क्रीनिंग criteria भी चलती है। different होता है क्या जी फिटनेस क्राइटेरिया भी बिल्कुल, normal वही से मैं आपको different बताने होता है? लगूं कि कराची गए हैं तो वहाँ पर इनकी पूरा फिटनेस ट्रेनिंग हुई और उसके साथ साथ स्क्रीनिंग होती है। मेडिकल चेकअप में इनके डेंटिस्ट का, आंखों का, ईयर का, पूरा इनका मेडिकल, साइकोलॉजिकल, स्पीच का, हेयरिंग का, सारे इनके टेस्ट होते हैं। ओके। पूरा डॉक्टर्स पूरे हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, पूरा वो एसओपी अरेंज करती है। पूरा प्रोटोकॉल जो होता है वो पूरा follow कर protocol, रहे होते मैम, हैं। पूरा अज़र protocol। साहिबा, अब क्योंकि नाज़रीन को भी जिस तरह से हमने ऑलरेडी भी बताया और थोड़ा सा और भी मैं चाहूँगी कि इलैबोरेट करें, बिकॉज इस तरह के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स हमें इस वक्त देख रहे हैं। जी। जिस तरह से शागलून की बात की जा रही है, ये स्पेशल चाइल्ड हैं, लेकिन हम स्पेशल इन बच्चों को इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि वाकई बहुत स्पेशल होते हैं हमारी जी। सोसाइटी में, बिकॉज इनके अंदर भी बहुत सारी सलाहियतें होती हैं जो कि बस निखर के बाहर आनी चाहिए। जी, आपने बिल्कुल। उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए और ये शागलून और इस जैसे बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो अपनी फील्ड में फिर बहुत आगे जाते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं। अच्छा साहबा, ट्रेनिंग ऐसे बच्चों की क्या चैलेंजिंग होती है? घर में अगर पेरेंट्स ट्रेन करना चाहें, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और आप लोगों को खुद क्या चैलेंजेस होते हैं जिनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है? जी मैम, चैलेंज तो बहुत ज़्यादा इनके हवाले से होते हैं क्योंकि ये तो माशाल्लाह वैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है। तो इनके हम चैलेंज, हम इनके अंडरस्टैंड करते हैं, इनके मूड्स को, इनके मूड स्विंग बहुत होते हैं, वो हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। इनको बैकअप करना, इनको मोटिवेट करना, हर लम्हा हम इनके साथ होते हैं। तो वो इनकी डाइट का ख्याल करना, ये कह देंगे नहीं खाना लेकिन हमने इनको खिलाना है। Okay. और जंक फूड से इन्हें रोकना है, जंक फूड नहीं खिलाना। यही मेरा पेरेंट्स को और जितने देखने वाले यही मैसेज है कि इनको ग़िज़ा अच्छी दें, इनके सोने का, इनके खुराक का ख़ास ख्याल रखें और इन्हें मोटिवेट करें। हर बच्ची के अंदर शागुलून मौजूद है, हर स्पेशल बच्ची के अंदर शागुलून मौजूद है। बस उस उजागर करना है, हमने उस टैलेंट को सामने लाना है। आपने पहले तो देखना है कि क्या टैलेंट है, फिर उसे पॉलिश करना है, फिर Polish पूरा एक करना है। सपोर्ट सिस्टम आपने उसके लिए रखना है ताकि वो उस टैलेंट को वाकई निखार सके। शागुलून कहाँ और जाना चाहती हैं, किस और इवेंट में जाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? ओके। और गेम और गेम खेलना चाहती हैं। और खेलना चाहती हैं। शागलून, आपके बहन भाइयों को भी शौक है खेलने का या नहीं? अब पर है। अब है आपको देखने के बाद। जी माशाल्लाह शागुलून अपने बहन भाइयों में सिबलिंग में सबसे बड़ी हैं। अच्छा। और माशाल्लाह अब तो शागुलून का सब बहुत ख्याल रखते हैं। और मैं यहाँ साथ साथ बताऊँगी कि शागुलून की जर्नी में स्कूल के साथ, एसओपी के साथ, जिनके हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, और वालदैन बड़े इनके बहुत ताउन की है। वालदैन हमेशा हर एक के बहुत ज़्यादा मुखलिस होते हैं, लेकिन शागुलून के वालिद, क्योंकि मैं इसको शाम को भी, स्कूल टाइमिंग में तो इतनी हो ही नहीं सकती थी ट्रेनिंग। Yes. स्कूल हमारे बहुत बड़े नहीं है मैम। हमारे कैंप तो एसओपी के साथ 15 दिन के लगते थे। लाहौर में लगे, कराची में लगे, हसन अब्दाल में लग रहे हैं, इस्लामाबाद में लग रहे हैं, लेकिन वो 15 दिन है। अब बाकी 2 साल वो 15-15 दिन आप निकाल दें, बाकी Yes. 2 साल, बाकी छुट्टियां आ गई 3 महीने की, सर्दी की छुट्टियां, वो कहाँ करना है? स्कूल भी बंद है, स्कूल भी, ग्राउंड इतने बड़े बड़े नहीं है, रेंट पे बिल्डिंग्स हैं। जाहिर है। तो मैं फिर इसके वालिद मुझे दे कर जाते शाम में घर, Okay. 4 बजे मुझे हैंड ओवर करते। मैं फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड जहाँ जहाँ मुझे मयसर होते थे, अरे वाह।
मैं इसको लेके जाती अरे थी। सही उस्ताद तो फिर आप है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह आपको इनके सलामत वालिद रखे। फिर मुझसे शाम में, यानी गर्मियों में आपको पता है 8 बजे ही मगरिब हो रही होती है, 7 बजे, फिर वो मुझसे 8 बजे इसको आके लेके जाते थे। फिर अगली सुबह मैं स्कूल में भी नहीं कराती कि छोटा ग्राउंड है, 10 चक्कर लगाओ, शागिर करना उनके है। वालिद साहब ने बहुत इसमें रोल प्ले किया है जी। बहुत माशाल्लाह। पेरेंट्स का और उनके वालिद की वाकई बहुत रोल प्ले किया है, और माशाल्लाह शागुलून वालिद से अटैच भी बहुत है। देखिए अच्छा, जब चूंकि पहली बार बाहर गई मुल्क से जी। सो ये स्ट्रेस था शागलून को या उनके पेरेंट्स को जब पहली बार शागलून ने मैं बाहर जाना इस है? बारे में बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने इतना ट्रस्ट हम पर, टीचर्स पे, इदारे पे, एसओपी पे, लड़की ज़ात है, बहुत किया। और माशाल्लाह हमने और शागलून ने उनके ट्रस्ट को इतना बहाल किया कि मेडल लेकर आई। माशाल्लाह। और वाकई ये बहुत बड़ी बात है, और ये मिसाल है, ये शागलून एग्जाम्पल बनी है स्पेशल बच्चों के लिए। बेशक ऐसी आपको वैसे यकीन था जब जा रही थी शागलून जी, बहुत स्ट्रेस में मैं भी थी। देखिए कोच को ना कोच को पता होता है। हाँ। पता होता है, बहुत दुआएं भी थी और बहुत ज्यादा दिन रात, आप पूछे ना कि क्या हाल था। नहीं, उसका हर वक्त फिर- सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं, अब ओपनिंग सेरेमनी हम देख रहे हैं, वो ओपनिंग आपको सोशल मीडिया पे हम सब कुछ इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे सही, हैं, सही। लाइव आ रही होती थी हर ओके। चीज। और जैसे ही फिर वो 400 मीटर रेस में हाँ। चांदी का तमगा मिला तो आपके अपने तासुरात क्या थे? पहले ही जब इसकी आई कि 5th पोजीशन पे आई, जब पहला दिन का इसका अनाउंसमेंट हुई 100 मीटर 200 मीटर पर, तो मैं थोड़ी सी स्कूल में उदास के 5th पोजीशन पे है ना। ओके। तो मुझे औरों ने कहा कि क्यों ले रही हो, हमारी बच्ची का पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, माँ शामिल हुई है। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि इंशा शामिल तो हुई है, वो वहाँ तक पहुँच गई है और पहली बार गई है। लेकिन उस अगले दिन फ्राइडे को इसकी जब अनाउंसमेंट हुई है कि रिले रेस में फीमेल कैटेगरी में शागलून ने 2nd पोजीशन ली है और मेडल, सिल्वर मेडल लिया है, तो बस मेरी तो खुशी का और शुक्र का बस वो कोई आपकी ठिकाना सारी नहीं जो था। मेहनत थी वो जाहिर है उसका फल आपको जी, मिल गया, और ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। तो जी। साहिबा आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बिकॉज आप जैसे उस्ताद होना बहुत जरूरी है, और कि शुक्रिया, ऐसे बस। बच्चों और को आपकी जिनमें नाम टैलेंट आंखें इतना बता रही ज्यादा हैं है, कि कितनी मेहनत आपने कराई होगी। ये बिल्कुल। वाकई एक बहुत बड़ी बात है। बहुत। बहुत आगे जाएं शागलून, और आप बहुत आगे जाएं। जी, कुछ इंशाल्लाह। कहना चाहेंगे? मैडम, हमारे साथ साथ जो जितने भी कोचिस थे, हेड कोचिस कराची, हम वहाँ पे एक हो जाते थे। हम ये नहीं सोचते थे मैं इस्लामाबाद हूँ, मैं टेक्सला हूँ, ये लाहौर है, ये बस कराची पाकिस्तान है। के हम बच्चे हैं। एक होते थे। ये किसी भी स्टेशन पे जब हम इकट्ठे होते, मैं लाहौर इकट्ठे हुए तो हम एक हो गए, सही। ये कराची इकट्ठे हुए तो हम एक हो क्योंकि गए। ज़ाहिर है हमने नहीं पाकिस्तान फर्क की किया। representation है, और पाकिस्तान, ज़ाहिर है और वहाँ वहाँ पर- जाके पाकिस्तान जब माशाल्लाह हम शागलून को और एसओपी को लेने गए हैं, पूरा पंजाब हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारी डीओ स्पेशल एजुकेशन की है माशाल्लाह। मैडम शुमाइला खान है उनका नाम भी, हम इन्हें जब रिसीव करने गए तो वो समा देखने वाला था, वाह। सहरी का टाइम था, ओके। 17-18 का रोजा था, तो बहुत खूबसूरत मंजर था। बहुत माशाल्लाह। बहुत बड़ी बात बहुत है ये, और बड़ी जाहिर सी achievement बात है थी। जिस तरह से सिस्टम भी सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको हाईलाइट करें कि सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, हमारे बच्चे बच्चियां बहुत आगे जा रही हैं, और जाहिर सी बात है अजरा जैसी जो टीचर्स हैं, हाँ। उस्ताद का होना भी बहुत ज़रूरी है। शागलून बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बहुत आगे जाओ, ठीक है। अगली दफ़ा जब हम बुलाएं, जो कहते हैं ना और गेम गोल्ड मेडल के साथ। तो गोल्ड मेडल के साथ इंशाल्लाह। आना है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का बहुत प्रोग्राम में शुक्रिया। ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, Thank you बढ़ेंगे very ब्रेक की much. जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद, और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इफेक्टिव यूज़ की, जो वाकई कुछ लोग कर रहे हैं और भरपूर अंदाज से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक और इंस्टाग्राम है, दीगर एप्लीकेशंस पर अगर आपको साइकोलॉजिस्ट नजर आए, वहाँ पर अपना कंटेंट क्रिएट करते नजर आए, आवाम में इस शोर को बेदार करते नजर आए कि जहनी सेहत कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस कंटेंट के थ्रू लोग बहुत कनेक्ट करते हैं, लोग अपने सवाल लेकर आते हैं, और फिर वो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पेशली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो ना सिर्फ उनको डायग्नोस कर रहे होते हैं क्या इशू है, उन इश्यूज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, उनको डांस सपोर्ट वांस के करते हैं। वीडियोस लगाने के अलावा भी हाँ, बहुत हाँ। सारी चीज़ होती है। एंटरटेनमेंट अपनी जगह पे होती है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करें। Absolutely. और तो आज जो है वो ऐसी ही हमने एक Clinical psychologist इन्फ्लुएंसर हैं, को हाँ, बोलेंगे। मैं influencer, इन्फ्लुएंसर का yes, नाम yes. लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँ क्योंकि जब हम इन्फ्लुएंसर का वर्ड हमारे माइंड में आता है ना, तो हमारे माइंड में सिर्फ यही आ रहा होता है, शायद ब्यूटी के बारे में बात होगी, मेकअप के बारे में बात होगी, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। वो भी अवेयरनेस की वीडियोस होती हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती हैं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी होते हैं जो कि वाकई इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं अपने फॉलोअर्स को, जो लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं और एजुकेट कर रहे होते हैं।
तो आज जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं इन्फ्लुएंसर, शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ईशा अली इनका नाम है, और बड़ी अच्छी रीच है इनकी इंस्टाग्राम पर भी एंड टिकटॉक पर भी। उन्हें वेलकम करते टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तकरीबन 3 साल हो गए आपको Yes, exactly. जब आपने सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल करना शुरू किया। अच्छा, स्पेशली टिकटॉक पर इस तरह से कंटेंट क्रिएट करना ये बड़ा डिफरेंट लगा हमें, क्योंकि नॉर्मली जैसा सबीन ने भी कहा, वाकई हम देखते भी हैं इंटरटेनमेंट का कंटेंट ज़्यादा होता है। रील्स ऐसी होती हैं कि जिसमें आप बस देखते हैं कि समटाइम्स सिर्फ रीच के चक्कर में रील्स बन रही होती है, बट आपने माशाल्लाह इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट किया उसमें। ये आइडिया कैसे आई कि अच्छा टिकटॉक, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से लोग टिकटॉक पर हैं आजकल। क्योंकि मेरा फील्ड था और मैंने देखा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल नहीं जा सकते, जिनको ये डर होता है कि सोसाइटी हमें स्टिग्माटाइज कर देगी कि शायद हम पागल हैं और हम जा रहे हैं। तो इसलिए जो है मैंने ये स्टार्ट लिया कि वो एटलीस्ट घर बैठ के ऑनलाइन जो है वो मुझसे कंसल्ट कर सके, अपनी बात तो शेयर कर सके। क्योंकि जब वो बात शेयर नहीं करते तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में। आप देख रहे होंगे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, मर्डर हो रहे हैं। हमें पेशेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम किसी से डिस्कस नहीं करते, काउंसलिंग नहीं लेते। अगर हम वो लें तो हमारे लिए बहुत वो जो चीज़ें हैं हेल्पफुल हो सकती हैं और हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादा क्राइम जो है इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट लिया कि सोशल मीडिया है, लोगों को ये भी होगा कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो हिडन रहेगी और वो अच्छे तरीके से जो है अपनी बात जो है वो कन्वे कर सकते हैं। very important. भरा रहता होगा क्योंकि जितने इश्यूज आजकल हमारे आसपास हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि लोग एटलीस्ट मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं और हेल्प ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं इस हवाले अच्छा, से। ये सबसे ज़्यादा क्या कंसर्न्स होते हैं लोगों के, क्या मसाइल होते हैं? सबसे ज़्यादा OCD जो एक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, Okay. एंजाइटी में आता है ये। इसमें ये होता है कि बार बार हाथ धोना और नहाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाना, वहम होना, ताले कुंडियाँ चेक करना और कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसको बार बार रिपीट करना। तो ये लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा है। Okay. हाँ, स्किन अच्छा, को इसके बहुत पीछे ज़्यादा कोई ना कोई ट्रॉमा लाजमी होता है, वो चाहे बचपन का हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो। एक तो ये केस बताया, ऑब्वियसली ये तो एक एक्सट्रीम केस है, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इसके अलावा क्या रीजंस होती हैं? इसके अलावा होता है कि स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, जब इंसान बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। कोई भी इस तरह का ट्रॉमा या फिर कोई भी स्ट्रेस आ जाए आपकी लाइफ में, कोई भी फेज़ आ जाए, कुछ लोग होते हैं उस चीज़ से निकल जाते हैं, कॉप अप कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको इतना ज़्यादा डीपली ले जाते हैं, फिर वो एंजाइटी इशू की तरफ चला जाता है, फिर वो OCD के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एंजाइटी से OCD लीड होती है? बिकॉज हमें OCD आइडिया, एंजाइटी डिसऑर्डर में ही आता है। रियली? यस। अच्छा, हमें क्योंकि बहुत दो डिफरेंट चीज़ों का पता था, हमें था एंजाइटी डिफरेंट है और और OCD OCD डिफरेंट। एंजाइटी में anxiety और भी अगर- बहुत से डिसऑर्डर्स होते हैं, OCD आ जाता है, इसके अलावा होर्डिंग डिसऑर्डर आ जाता है और भी बहुत से डिसऑर्डर्स Okay. होते हैं। क्या कोई स्पेसिफिक एज ब्रैकेट होता है जो कि ज्यादा इसमें मुतासिर होता है या कि नहीं? कोई भी नहीं, किसी भी वक्त कोई मुतासिर भी, हो सकता यस है। एग्जैक्टली। आपका बस लाइफ में कोई ऐसा फेज आया और उसके बाद जो है आप किसी वक्त भी किसी के साथ भी हो सकता है। यस एग्जैक्टली। आइडेंटिफाई करना आसान होता है किसी को देखकर, किसी के बिहेवियर को देखकर, किसी के लिए भी कि इसको OCD है। मैंने बेसिकली वीडियोस बनाती हूँ, पूरे सिम्टम्स उसमें गाइड करती हूँ। Okay. फिर जो लोग आते हैं ना वो वीडियोस देख के आते हैं, अपने सिम्टम्स जो है वो सिलेक्ट करके आते हैं कि हमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इस बेसिस पे जो है उनको इजी हो जाता है कि वो इजीली जो है वीडियो सेलेक्ट करके आ जाता है कि हमें ये मसला है। ओके, क्या आप और बता उनमें- सकते हैं इस हाँ। वक्त वो जो सिम्टम्स होते हैं कि ये सिम्टम्स अगर आपके अंदर इस वक्त हैं तो आपको प्रोबेबली OCD हो सकता है एंड यू शुड नीड अ कंसल्टेशन। बिल्कुल। अगर आप बहुत ज़्यादा हाथ धोते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, बार बार जर्मोफोबिया है, किसी चीज़ को टच किया और आपको लगा हाथ गंदे हो गए, जाके धो लिया, किसी से हैंडशेक नहीं करते कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। आप जो है नहाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, लाइक घंटा 2 घंटे, इसके बाद जो है बार बार जाके ताले कुंडियाँ चेक करें कि मैंने लॉक किया था या नहीं, कार मैंने बंद की थी या नहीं, गैस का चूल्हा मैंने बंद किया था या नहीं। और फिर उसके बाद आप कहते हैं हर चीज़ मेरी परफेक्ट हो, ये चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं, ये यहीं हो, कोई इनको छेड़े ना। अगर कोई छेड़ता है तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। सफाई हो, हर जगह सफाई हो, ज़रा सा भी गंदगी देख के आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, आप शाउटिंग स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ पे कचरा क्यों है। इसमें भी 2 चीज़ें आती है, एक होता है OCD टू सेल्फ कि खुद को, OCD टू अदर्स कि आप चाह रहे होते हैं कचरा नज़र आए, आप खुद सफाई कर रहे होते हैं। एक होता है आप खड़े होकर चीख रहे होते हैं कि तुम आके करो। तो ये भी इसकी 2 टाइप्स होती हैं। अच्छा, मतलब हमने ज्यादातर जो सुना है और देखा है वो तो ये होता है कि खुद वो Self लोग वाला। बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, हाँ। तो किसी को भी कह रहे होते हैं। यस एग्जैक्टली, इस तरह के होता है कि खुद नहीं, खुद बैठ के बस गुस्सा करी जा रहे हैं, यहाँ पे गंद है, ये है, वो है, तो फिर जो ये है- करो, वो करो, हाँ, अथॉरिटेटिव भी हो जाते हैं कि इस चीज को वहां रखो, इस चीज को वहां रखो। बिल्कुल। और असल में खुद नहीं कर रहे थे, लेकिन ये भी ये टाइप ऐसा हो मुलाजमीन के साथ हमने करते हुए देखा है कुछ लोगों को, तो हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, ये इस तरह से क्यों बात कर रहा है। Yes. सो वो बेसिकली ये है कि अगर कोई इस तरह से करता हुआ दिखाई दे रहा है, सो जज करने के बजाय उसकी हेल्प की जाए, उस शख्स को हेल्प की ज़रूरत है। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत अच्छा, है। ये जो हेल्प का वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वाकई हेल्प
हो जाती है, इलाज हो जाता है इसका, या Yes, कि इलाज exactly. नहीं होता? डिपेंड करता है, जिसमें इस तरह की 3 आती है, माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर। ठीक है। जो मॉडरेट और सेवियर आते हैं उसके तो साइकेट्रिक मेडिकेशन लाजमी होती है। ठीक है। और जो माइल्ड होते हैं उनको हम काउंसलिंग और सेशंस के थ्रू कर सकते हैं, अगर हमें लग रहा होता है कि हाँ ये अभी है, क्योंकि वो फर्स्ट सेशन में जब हम हिस्ट्री लेते हैं ना, और जब हम उनको कुछ कहते हैं, टास्क देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, दूसरे सेशन में जब हमारे पास पेशेंट आता है ना, तो आइडिया हो जाता है कि ये कितने % इंप्रूव करना चाह रहा है। Okay. क्योंकि इसमें आपकी विलिंगनेस बहुत जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती सबसे है, important आप है। कितना जो है विलिंग है इस चीज़ के लिए। आप होंगे, आप जल्दी रिकवर होंगे। अगर आप चीज़ों को इग्नोर करेंगे और आप खुद ठीक नहीं होना चाहते, तो हम जितने मर्जी सेशंस, मेडिकेशंस दे दें, कोई लोग इफेक्ट तब नहीं विलिंग होगा। होंगे जब उनको पता होगा कि हमें ये इशू है। लोगों को पता ही नहीं होता, वो तो इसको अंडरस्टैंड भी नहीं करते, Acceptance एक्सेप्ट भी नहीं नहीं है। करते। अच्छा, एक चीज़ और, जो आपने इतने सारे सिम्टम्स बताए, क्या इनमें से किसी एक का होना इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि आपको नहीं। ओसीडी हो सकता है, या इसमें से 2, 3, 4, ये थोड़ा सा बताइए। यस, इसमें से 3-4 क्राइटेरिया इस तरह के होते हैं जो कि मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट सही। होता है, फिर हम उसको कह सकते हैं कि हाँ ये ओसीडी है। तो अगर आपने ये 10 सिम्टम्स बताए तो इसमें से 4 किसी के अंदर है, 4 और मोर देन 4, Yes. तो उसको ओसीडी है। Exactly. अदरवाइज कोई एक चीज अगर है तो वो Behavioral somehow issue आ आपके सकता है, बिहेवियर इशू हो सकता है, आपके माइंड में कोई चीज चल रही है, या वो वो हो आपकी सकता है। ट्रेट हो सकती तो है। हर कोई। चीज ओसीडी नहीं होती। Yes, ये बड़ी exactly. इंपॉर्टेंट चीज है Yes. शोएब, हम अक्सर इसके बारे में बात भी कर रहे होते हैं अपने शो में, कि आजकल जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है ना, उनको हमने थोड़ा सा ट्रेंड भी बना दिया है। थोड़ा सा इसको हम ना उस जुमरे में भी ले जाते हैं कि अच्छा फलाने अच्छा मुझे तो ये है, और हम बड़ा कैजुअली इन टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे इसकी जो सिविरिटी है उसका अंदाज़ा बहुत सारे लोगों को नहीं हो पा रहा होता, और जिसकी वजह से ये होता है कि बाकी लोग भी लाइट लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वो डेली लाइफ उस शख्स की, उसके इर्द गिर्द लोगों की, उस पर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट ला रहे होते हैं। स्पेशली वो जो आसपास के लोग हैं सभी, वो कितना मुतासर उससे हो रहे होते हैं। तो हम ये बल्कि सवाल भी रखेंगे आपसे कि आसपास के लोग क्या करें, फैमिली मेम्बर्स क्या करें, कोलीग्स क्या करें, उसके फ्रेंड्स क्या करें, जब वो बंदा उसको है, वो एडमिट भी कर रहा है मुझे है, अब वो इलाज भी नहीं करवा रहा उस तरीके से, उसको लगता है इलाज नहीं हो सकता, आसपास के लोग जो मुतासर हो रहे हैं वो क्या करें? वो इस तरह कर सकते हैं कि उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास एटलीस्ट रेफर कर दें। Okay. आगे साइकोलॉजिस्ट जो है उसको साइको एजुकेट करे, कि उसको समझाए कि ये मसला है। साइको एजुकेशन होगी तो उस बेसिस पे जाके फिर अगला बंदा होता है कि ठीक है अब मुझे ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल हेल्प बहुत ज़रूरी है। ओके। अब ओसीडी के अलावा और कौन से इश्यूज हैं जिसके लिए लोग आपको रीच आउट करते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया भी, बाइपोलर डिसऑर्डर भी, और अच्छा। इसके अलावा रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हम हैं। स्किज़ोफ्रेनिया से स्टार्ट करते हैं। Okay. सो स्किज़ोफ्रेनिया एक तो पहले एक्सप्लेन करें हमारे नाज़रीन के लिए भी जिनको नहीं पता कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया में बेसिकली हेलुसिनेशंस होती हैं, डिल्यूजन्स होते हैं कि हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, हमें लगता है हमारे साथ कोई बैठा हुआ है और हम उससे प्रॉपर बात कर रहे होते हैं, हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं कि कोई हमारा नाम ले रहा है, हमें बुला रहा है। और हमारे यहाँ पे ये होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया को कहा जाता है कि इस बंदे पे जिन्नात है, भूत का साया है, और उनको जो है पीर बाबों के पास ले जाते हैं वो, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा सेवेरिटी हो जाती है कि वो बंदा जो है एटलीस्ट जो है इतना ज़्यादा वो नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देता है कि वो फिर जो है ना, आपको पता है फिर किस तरह की चीज़ें होती हैं। Yes. उसके अलावा जो है ये इसकी अवेयरनेस नहीं है, हमारे जितना मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, पीर साहब ने कहा है कि इस पे जिन्नात का साया, तो जिन्नात का ही साया नहीं, ये है। मसाइल वो तो ज़ाहिर है, acceptance नहीं है। हम देख भी रहे होते हैं कि एजुकेशन नहीं है इस पर्सपेक्टिव से। अच्छा ईशा, इसके पीछे रीजंस क्या होती हैं? क्या इस बीमारी की वजह भी जो है आपका कोई ट्रॉमा होता है, कोई एंजाइटी, इसमें हमारे एक तो जेनेटिक फैक्टर आ जाता सही। है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे फादर मदर को कुछ और डिजीज़ होती हैं, लेकिन जब वो बच्चों में आती हैं तो शिफ्ट हो जाती हैं, Okay. ठीक है। लाइक अब फादर को रहा हो डिप्रेशन या कुछ इस तरह के एंजाइटी इशू, उन्होंने इसको ट्रीट ना कराया, ठीक है, और वो उसी तरह बच्चा जब बड़ा होता है वो देख रहा है अपने माँ बाप को, देख रहा है, तो फिर उसके अंदर जो किसी और डिसऑर्डर है form में वो वो मॉडिफाई express होके आ होगी। जाता है, ओह। चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ इसमें आती है। अच्छा, इसमें अक्सर हमने ये देखा है कि पेशेंट्स को मेडिसिन खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि वो इतना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मेरे इर्द गिर्द भी 1-2 केसेस हैं इस तरह के, और उनके खानों के अंदर दवाई मिला के उनको दी जा रही होती है। स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस जो खाने के अंदर दवाई मिलाकर दी जा रही होती है, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिवील द नेम और समथिंग, बट वो उनको दवाई खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। क्या वो डिनाइल के फेज में होते हैं, या आप खुद उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर रहे होते हैं?
क्या होता है? वो बेसिकली एक तो उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती। वो कहते हैं हमें जो चीज़ नज़र आ रही है ना, हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स होते हैं, वो कहते हैं आपको नहीं नज़र आ रही, मुझे तो आ रही है ना। उनका वो उस चीज़ पे फिर बिलीव हुआ होता है कि मुझे नज़र आ रही है, मुझे सुनाई दे रहा है। तो वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, आप गलत हैं, आप पागल हैं, मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं मैं क्यों दवाई खाऊँ जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नज़र आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है वो इस लाना चीज़ को मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब डील कैसे करना चाहिए ऐसे लोगों को? लेट्स सपोज क्योंकि वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं, अगर आप उनको कहने नहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, एंड देन उनके दिमाग पे मजीद बोझ भी पड़ सकता है। अगर आप बताएं कि नहीं मुझे तो वो चीज़ नहीं दिख रही, तुम्हें ये चीज़ दिख रही है, लेकिन आप उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें तो वो तो अगेन वो उसी फेज के अंदर है। आप किस तरह से उनकी काउंसलिंग करते हैं? घर वाले किस तरह से उनको डील कर सकते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया की हम काउंसलिंग तब करते हैं जब वो मेडिकेशन पे हों, ऑलरेडी साइकेट्रिक मेडिकेशन पे हो, ताकि वो उनका जो फेज़ है वो थोड़ा कम हो जाए। वो जब फेज़ कम होता है थ्रू मेडिकेशन वो थोड़ा रियलिटी में आते हैं, फिर हम देखते हैं कि अब इनकी काउंसलिंग स्टार्ट करनी चाहिए। उससे पहले हम जो है इनको काउंसलिंग सेशंस नहीं ओके, करते। और सिर्फ मैनेज होता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है? यस एग्जैक्टली, इसको सिर्फ मेडिसिन के थ्रू मैनेजमेंट है, इसकी लाइफ टाइम मैनेजमेंट, आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। ओके। बस इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं क्या सेल्फ टॉक ये भी इसमें यस फॉल करता है? एग्जैक्टली, बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, आपको लगेगा खुद से बातें कर रहे हैं, बट उनकी नज़र में उनका कोई दोस्त साथ बैठा हुआ है जिनसे वो बातें कर रहे हैं। नहीं सेल्फ उसके अलावा उसके अलावा कोई काम करते होंगे तो अपने आप को बता रहे होंगे मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मतलब खुद से बातें कर रहे होंगे। क्योंकि हमने कुछ लोगों में देखा है, बच्चों में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है ये, स्पेशली जब से वन वे कम्युनिकेशन चली है उनकी फ़ोन की वजह से, कि वो अपने तख़यलाती ज़िंदगी में चले जाते हैं, बस खुद से बात करते हैं उनको, और ख़ुद ही फिर एक और करैक्टर बन के जवाब देते हैं, फिर खुद सवाल करते हैं, फिर करैक्टर बन के जवाब देते हैं। तो ये क्या चीज़ इसमें आती है? नहीं, ये भी ये उसमें डिपेंड नहीं करता है कि बच्चे जो है वो क्या उसको एज अ फन ले रहे हैं Okay. या, और स्किज़ोफ्रेनिया हम 18 इयर्स के बाद जो है डायग्नोज करना स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा, बच्चों उससे में पहले नहीं नहीं होता, होता। अगर हो तो हम डायग्नोज नहीं करते, हम बड़ों में ही डायग्नोज हम करते हैं। वेट एक्सट्रीम क्या करते होता हैं। है इसका, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए? एक्सट्रीम केसेस आपके एक्सट्रीम सामने यही जो होते हैं। हैं कि घर छोड़ के भाग जाते हैं, उनको लगता है उनका दोस्त उनको कहीं लेके जा रहा है और वो चले जाते हैं ओह। नंगे पाँव, काफ़ी सफ़र करके। लाइक एक पेशेंट था, लाहौर से फैसलाबाद जाता था, Okay. कितने दिन नंगे सफ़र करके, नंगे पाँव, और वो जाता था, उसको लगता था कि उसका दोस्त उसको जहाँ लेके जा रहा है और वो जा रहा है। सो आप ये देखें, एब्यूसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, गालियाँ बहुत ज़्यादा देते अच्छा। हैं, बहुत गंदी गालियाँ देते हैं। ऑलराइट। अच्छा, लोग जब आपको रीच आउट करते हैं, क्या वही रीच आउट करते हैं जिनको ऑलरेडी ये इशू होता है, या कुछ और किसी और के बिहाफ पे आपसे बात कर रहा होता है? स्किज़ोफ्रेनिया के जो होते हैं ना, उनके घर में से कोई फैमिली मेम्बर मुझे रीच आउट करता है। ओसीडी के जो हैं वो खुद ही रीच आउट करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ जाती है थ्रू माय वीडियोस। तो स्किज़ोफ्रेनिया के मोस्टली या बाइपोलर के जो है वो भाई या बहन फ़ोन करके या अम्मी अबू बता रहे होते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये मसला है। ओके। आइडेंटिटी क्राइसिस भी एक बड़ा इशू है आजकल सोसाइटी में, लोगों को उस क्राइसिस में चले जाते हैं। क्या ऐसे लोग भी आपको रीच आउट करते हैं, या कोई उनके बिहाफ पे रीच आउट करता है कि हमें लगता है कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है? नहीं, ये तो नहीं, बट नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग जो हैं वो मुझसे खुद कांटेक्ट करते हैं? नहीं, उनके भी जो है लाइक वाइफ होगी तो वो बता रही होगी मेरा हस्बैंड जो है वो इस तरह का है नहीं तो नार्सिसिस्टिक। मैं तो यही कहने लगी थी, नार्सिसिस्ट कभी वो मानता ही नहीं है कि वो मानता ही narcissist नहीं है, है। हाँ, exactly. क्योंकि- यही तो बिहेवियर है हाँ, नार्सिसिस्ट। मैं भी इसलिए हैरान हूं आप कि- लोगों के लिए मुश्किल होता है उनको ये समझाना कि आप है नार्सिसिस्ट? ये तो बहुत, मेरी एक वीडियो भी थी, मैंने कहा था अगर कोई नार्सिसिस्टिक है ना तो थोड़ा अवॉइड करे, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है इनको डील करना। मैंने 1-2 केसेस, वो इतनी बहस करते हैं, उनके पास पूरे लॉजिकल पॉइंट्स होते हैं, और वो Okay. प्रॉपर आपके साथ ना आपका दिमाग ये जो खाते हैं। कल मैंने एक गेस्ट से क्वेश्चन भी किया था, इफ यू रिमेंबर, और जी, मैंने जी। ये क्वेश्चन किया था बिकॉज ये तो आजकल इतना कॉमन है। चलिए, ये बड़ा एक डिटेल टॉपिक है, इसको हम अभी नहीं जाया करेंगे, अभी जाया नहीं हम करते, इसको हाँ। आगे करेंगे। अच्छा, बाइपोलर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या इसके लोग भी आते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली क्या है, सिम्टम्स क्या हैं इसके? बाइपोलर में हमारे जो है ना मैनिक एपिसोड्स होती हैं, लाइक एक दिन हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अगले दिन हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे, तो ये तो हम सारे होते ठीक है, और या फिर हम बहुत ज़्यादा मैं भी यही सैड सोच रहा था होंगे। कि आप bipolar तो नहीं नहीं है। नहीं, एक्सट्रीम खुशी, हमें लग रहा होगा दुनिया हमारे काबू में देखिए, है ऐसे ही होता और है हम ना। तो आसमान पे हैं, और अगले दिन हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। ईशा, ना करें ना करें, और बताएं जरा। अच्छा, कभी कभी हो तो नॉर्मल है। हाँ, कभी शुक्र है, कभी शुक्र है। नहीं, और अगर एक पैटर्न तो फिर क्या है कि मतलब आप तो दिन की बात करिए कि एक दिन लग रहा है, कुछ नहीं, लोगों मतलब को होता है तो कि minutes समटाइम लगते हैं। हफ्ता लग जाता है कि एक हफ्ते आप बहुत ज़्यादा खुश हो, अगले Okay. हफ्ते सही। बहुत ज़्यादा, तो टाइम वो तो जो है हार्मोनल वेरी करता है। फ्लक्चुएशंस भी हो सकती हैं आपकी, कि ठीक है आपके हार्मोन Environmental लेकिन factors भी हो इसके सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था एक सिम्टम की बेस पे हम नहीं डायग्नोज बाकी करेंगे। symptoms हाँ, क्या हैं? बाकी ये होते हैं कि सुसाइडल भी होते हैं समटाइम, और जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इनमें भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या तो कहते हैं अगले को मार दें या खुद मर जाएं। इसमें भी 2 तरह के होते हैं। ओके, और एक्सट्रीम। एक होता है वो कहता है कि लाइक कुछ इस तरह के होते हैं जाके रोड के बीच में भी खड़े हो जाते हैं कि हमें मरना है।
चलो अब हम नहीं है अभी बाइपोलर, इसका मतलब है नहीं, अगर ये सिम्टम हम लाजमी बिल्कुल होता है तो नहीं फिर तो ऑब्वियसली लाइक इस तरह के या तो मुझे सुसाइड करनी है या वो गुस्से में किसी और को मार देंगे। सो बाइपोलर का इलाज किस तरीके से किया जाता है? काउंसलिंग से हो जाता है? ये भी सेवेरिटी पे डिपेंड करता है, और कुछ पेशेंट्स इस तरह के आते हैं जिनकी ऑलरेडी साइकेट्रिक मेडिकेशन चल रही होती है, उनको साइकेट्रिस्ट कहते हैं अब आप जाके सेशंस लें, फिर वो मेरे पास आते हैं सेशंस लेने। Okay. तो वो उनका किसी हद तक मैनेज हो चुका होता है, देन जो है मैं उनकी काउंसलिंग और सेशंस वगैरह स्टार्ट करती हूँ। बाकी जो सिम्टम्स होते हैं उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता लेके मैनेज चलते करते हैं। हैं। रीजंस क्या होती हैं इसमें? इसमें भी ट्रॉमा रीजन होता है, कोई बचपन का ऐसा कोई इंसिडेंट वो रीजन होता है, या जेनेटिक्स होता है, क्या होता है? ये सारे रीजंस होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जितने भी होंगे ना, रीजन सब होते हैं। Okay. बट जिस तरह मैंने बताया कि डिसऑर्डर्स मॉडिफाई हो जाते हैं, किसी को कोई ओसीडी हो जाता है, किसी को उसकी वजह से बाइपोलर हो जाता है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, तो ये चेंज होते हैं। तो ये जो बार बार साइकोलॉजिस्ट भी कह रहे होते हैं और सब लोग कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हेल्प लें, अगर आपको थोड़ा सा सिम्टम फील हो रहा है, जिस तरह आपको एंजाइटी का इशू है, आपको डिप्रेशन का इशू है, तो बिल्कुल मत कतराएं, कि बिल्कुल शर्माएं नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ होता है हमें शर्म आ रही है कि हम कैसे जाएं। अब दौर बहुत बदल गया है, अब तो लोग नॉर्मल, अगर आप कुछ बुरा फील कर रहे हैं या आपको हल्का फुल्का कुछ हो रहा है तब भी थेरेपी की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि उससे आपको हेल्प होती है। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि ये इश्यूज़ जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में मौजूद है। अगर आपको लग भी रहा है कि नहीं ख़त्म हो गया दिमाग से और इग्नोर कर दिया है, आपने उसको प्रोसेस नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं अंदर मौजूद है, और यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि आगे चलकर इन बड़ी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। इफ़ यू थिंक दे नीड हेल्प तो उनको थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको खुद ज़रूरत है, आप थेरेपी के लिए ज़रूर जाएं, बिकॉज़ ये आगे चलकर, जिस तरह से ईशा ने बताया कि आगे ये जेनेटिक डिजीज़ भी बन जाती हैं, ये आपके आगे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, एंड देन फिर डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आप अपने साथ तो ज़्यादती कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ जो है वो अनफेयर हो रहे हैं। और कहीं जा नहीं सकते, आपको लगता है कि जाना मुश्किल है, तो जैसे ईशा काम कर रही हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। चूँकि खुद उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो, वो चाहते हैं कि बस हम हेल्प तो लें लेकिन किसी को मालूम ना हो। तो इफ़ दैट इज़ द केस, दैट इज़ द सिनेरियो, तो आप उनके पास जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, कोई ऐसी माएँ आती हों, कुछ आपसे भी मशवरा लेती हों, या आपने ऐसी केसेज जिसमें होता है अच्छा शादी करा दो लड़का ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, ये केसेस बहुत सारे होते कॉन्सेप्ट होंगे। है हमारा कि कुछ भी है, अभी भी आ जाएगी ना सुधार लेगी खुद ही। माएँ अपने ऊपर से जो है ना वो उतार के काम फेंक देती हैं कि बीवी आएगी तो उस पे डाल देंगी। तो वो जब बेचारी आती है तो वो कुछ और सोच के आ रही होती है कि बिल्कुल शादी ऐसे ही है। होगी, कुछ अच्छा लाइक कुछ उसकी फैंटेसीज होंगी, बट जब वो आती है तो उसको एक पेशेंट मिलता है, तो फिर वो जो है वो पेशेंट को तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो साथ रह के वो ज़रूर जो है वो डिप्रेशन या एंजाइटी या इस तरह की चीज़ों का शिकार हो जाती है। ईशा, कभी कोई ऐसा कपल भी आपको रीच आउट करता है जेन्युइनली जो कहता हो कि हम दोनों चाहते हैं कि अपने रिश्ते को बेहतर करें, हम दोनों चाहते हैं हमारा रिश्ता हेल्दी रिलेशनशिप में हो, हम दोनों में ये इश्यूज हैं, हम इनको एड्रेस करना चाहते हैं, जो वाकई जेन्युइनली इसका इदराक करते हुए आपके पास आते हो? नहीं, Okay. मेरे पास जो आते हैं वो कहते हैं हम यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, हमें इससे निकलना है बाहर, और हम किस तरह निकलें, हमें डाइवोर्स देनी है और हम कंफ्यूज हैं, दें या ना दें। और जब उनको बात करो कि आप अपनी वाइफ को ले आएँ, हम लाइक कपल थेरेपी हो जाएगी, वो कहते हैं नहीं वो नहीं सुनेगी। वाइफ को कहें हस्बैंड को ले आएं, वो कहते हैं नहीं वो नहीं सुनेंगे। तो ये तो इनका मसला भी है ना, जो ये पहले से ये सोच के बैठ गए अगला नहीं सुनेगा। नहीं, कपल कभी खुद नहीं आते। मैंने तो मतलब जो कुछ केसेस देखे उसमें कपल चाहता है कि हम आगे जो है अपनी लाइफ को अच्छे से साथ परस्यू करें, बट कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि उनको कैसे डील किया जाए। ये तो ऐसे बहुत तो रेयर cases केसेस हैं। अच्छा, बहुत रेयर, मेरे पास तो ऐसा कोई भी अच्छा नहीं है। आपके पास नहीं आए, बट ओवरऑल जाहिर है वो केसेस होते तो हैं इस तरह होते भी के। हैं सबीना। आई थिंक जो ये केस होता है ना, इसमें दोनों को ये अंडरस्टैंडिंग होते है कि अच्छा हम दोनों में ये इशू है, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट, राइट? सो वो दोनों जब ये अंडरस्टैंड करते हैं ना कि अच्छा हम दोनों में ये इश्यूज है, मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, अच्छा इसकी ये स्ट्रेंथ ये वीकनेस है, आप दूसरे को नेचुरली सपोर्ट भी करना शुरू करते हैं। आपको पता है कि आपने इस रिश्ते को लेकर चलना है, आपको पता है इस रिश्ते को बचाना है, इस रिश्ते पे इन्वेस्ट करना है, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना है। सो आप शायद प्रोफेशनल हेल्प के बगैर भी ना एक दूसरे का साथ देकर चीज़ों को बेहतर तौर पर लेकर चलते हैं, लेकिन अगेन आई थिंक वो जाना चाहिए साइकोलॉजिकल हेल्प के पास, ताकि जल्दी से आप इसको बेहतरी की तरफ लेकर मैं जाएं। ये चाह रही थी कि ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट जो है वो आपने रेज किया, हम ये ज़रा ऑडियंस पे भी छोड़ते हैं। हाँ। आप लोग भी हमें बताएं ज़रा, आप हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी कपल थेरेपी की तरफ क्या आप कभी गए हैं, या आपको कभी ज़रूरत पेश आई है,
कोई आपका एक्सपीरियंस हो, आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, वो हमसे आप शेयर करें, या आपके कोई सवालात हो, ये हम आगे चल के एक प्रॉपर टॉपिक भी रखते हैं सो दैट आपके क्वेश्चंस हमारे पास आए हो या आपके कमेंट्स हमारे पास आए हो, वो हम सेगमेंट का पार्ट बनाएंगे। एब्सोल्युटली ईशा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा काम माशाल्लाह आप कर रही हैं, इसी तरह से आप अच्छा काम करते रहिए। लोगों की आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, क्योंकि ज़रा साइकोलॉजिकल इशू बहुत बड़ा इशू है सोसाइटी का, और इसको आप एड्रेस करने की जो कोशिश कर रही हैं, इट्स रियली कमेंडेबल। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब हम कहते हैं ना कि दौर बदल रहा है, दौर के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप पीछे रह जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। बार बार हम इस बात को रजिस्टर कर रहे होते हैं सो दैट आप लोग मोटिवेटेड रहें कि हमें दुनिया के साथ चलना है। और दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया अब चल रही है AI के साथ। पहले हम कभी सोच रहे थे अच्छा टेक्नोलॉजी छोटी छोटी चीज़ जब आ रही होती है ना, तो आप कह रहे होते हैं कि अच्छा कितना बड़ा काम हो रहा है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देख रहे होते तो आप कहते हैं ये तो अब बहुत छोटा सा काम रहेगी, क्योंकि आए दिन नई नई इनोवेशंस हो रही हैं, नई नई चीज़ें जो है वो ईजाद होती जा रही हैं। सो ऐसे ही AI की भी अगर बात की जाए तो उसमें भी इनोवेशन आ रही है, और अब तो पता नहीं क्या क्या AI से होता जा रहा है। हर फील्ड में AI सराहत करती है, हर फील्ड में, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका मनफी इस्तेमाल करें या आप उसका मुस्बत इस्तेमाल करें। बल्कि सवाल ये भी है सबीन, जब AI का हम इस्तेमाल करते हैं, क्या हमारा कहीं डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होने का कोई ख़तरा तो नहीं होता? क्योंकि सबीन रिसेंटली जब ईद पे हमने देखा एक ट्रेंड आया और उसमें सब ने अपनी अपनी पिक्चर्स अपलोड की कार्टून एक उसमें ना वे में, उसके बाद एक ख़बर आती है कि ये जो आर्ट था और ये जो एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, इसका बेसिकली मकसद सिर्फ डेटा कलेक्शन था। सो बेसिकली जब हम किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते हैं जो कि AI से जुड़ा होता है, तो क्या वो सिर्फ डेटा कलेक्शन हो रही होती है? अगर हो रही होती है तो क्या उसकी वजह से हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है? आज हम इस मौजूद पे बात भी करेंगे। प्लस पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में क्या हो रहा है, किस तरीके से AI को हर डोमेन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पर क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, और इसके साथ साथ एथिकल यूज़ ऑफ AI, उस पर कोई लेजिस्लेशन, उस पर कोई बात, उस पर कोई काम क्या ये हो रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। और जिस मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन की है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी में, अपना इनका बड़ा कैरियर है माशाल्लाह, ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट, PhD इन्होंने कर रखी है, और AI पर खासा इनका अबूर है, और जो एक टास्क फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स ऑन AI इन पाकिस्तान, उसके ये मेंबर भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया एक तो आपने ज्वाइन किया हमें, और ज़ाहिर है आपका अपनी एक जर्नी है माशाल्लाह। थोड़ा सा बताएं कि AI में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जिसके आप मेंबर भी हैं नेशनल टास्क फोर्स के। जी बिल्कुल, जैसे आपने पहली बात की कि आजकल जो है ना एक ज़रूरी फील्ड आप कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में आ चुकी है, तो इस हवाले से जिस तरह बाकी दुनिया में काम हो रहा है तो पाकिस्तान ने भी बड़ी अच्छी इनिशिएटिव ली है। जैसे आपने बात की नेशनल टास्क फोर्स गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, और उसकी तकरीबन 2 साल हो गए हैं, उसमें उन्होंने पॉलिसीज़ पे काम किया है। अब जो है ना मीटिंग्स हो रही हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ले जाएँ। नेशनल सेंटर ऑफ AI जो है ना वो भी हमारे पास बन चुके हैं, और डिफरेंट रीजन्स में जो है ना इरादा है कि आगे जाके हम AI सेंटर्स ओपन करें, और गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव लेवल पे जो है ना पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस करने जा रही है, और इंशाल्लाह जल्दी आप देख सकेंगे कि पाकिस्तान में जो है ना बाकी मुल्क ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी ये जो है ना उसका एक बूम आएगा इंशाल्लाह। तो हम जो अक्सर बात कर रहे होते कि बाकी दुनिया की अगर बात करें तो वहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुकी होती हैं, और जब बहुत ज़्यादा उधर ट्रेंड हो के ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम अडेप्ट करें, तो ये एक हमारी एक सोच है, यहाँ पे एक परसेप्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है। क्या ऐसा ही है, या जब दुनिया में कहीं पर AI में कोई नई चीज़ आती है तो हम भी फ़ौरन उसी तरह अडेप्ट कर लेते हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से जैसे अभी मैंने कहा ना, हमारा बेसिक जो है ना एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन सिस्टम जो है, इसको हमने इस लेवल पे लेके आना है कि जिस तरह बाकी दुनिया में अगर कोई काम आता है तो हमारा एजुकेशन भी इतना अपडेटेड हो कि जो इनिशिएटिव वहाँ पे ले जाते हैं, जैसे खुद मैं यूनिवर्सिटी में एज अ डायरेक्टर और एक काम करूँ, वहाँ पे हमारा काम है कि रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। तो हमारे जो एकेडेमिया है, यूनिवर्सिटी, उनका काम यही है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखे कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो यही ऑफिसेज HEC ने हर यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किए हैं, उनका काम है कि यूनिवर्सिटी में लेटेस्ट रिसर्च को अडॉप्ट किया जाए। चूँकि हमारे मुल्क में हम जो है ना सारिफ ज़्यादा है और क्रिएटर नहीं है,
तो ये हमें इस अपने एजुकेशन सिस्टम में जो है ना ये एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा कि हम क्रिएटर बने। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जिस तरह भी ये काम हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है इस पे काम स्टार्ट हो। तो जैसे ही दुनिया में कोई नया काम होगा तो यहाँ पर भी हम स्टार्ट करें। अब ऐसा नहीं है, अब पाकिस्तान में भी हो रहा है, हमारी अच्छी यूनिवर्सिटी नस्ट है, लम्स है, या इस तरह इवन हमारी यूनिवर्सिटी है एक केपी की दूर दराज इलाके में यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमने अभी ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं फील्ड में हैं जो कि दुनिया के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके कंपटीशन में है। अच्छा जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसको अब गवर्नमेंट सपोर्ट मिले, पूरा एक जो है ना पॉलिसी लेवल पे काम हो, तो इंशाल्लाह हम भी दुनिया के साथ ही चलेंगे। और पॉलिसीज बन रही हैं इस हवाले से? एग्जैक्टली हमारी जो है ना ये पॉलिसी बन चुकी है और इस पर भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इस तरह आपने पहले भी इंटरव्यू में बताया कि एथिकल इश्यूज हैं, उनके लिए क्या हो रहा है। तो सबसे मेजर इशू जो हमारा ये का वो एथिकल का है कि ये जिस तरह आपने डेटा की बात की कि ये डेटा प्राइवेसी पे क्या होगा, ये क्योंकि ये इस लेवल पे जा रहा है कि आगे जाके हम मतलब कल मैंने एक रिपोर्ट देखी कि फ्यूचर में विद इन डिकेड हमारे पास स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ का कंसेप्ट नहीं होगा। अच्छा हाँ, हमारे पास दुनिया में ओके हमारे पास एआई ट्यूटर्स होंगे। आपकी फील्ड में आप देख रहे हैं कि एंकर्स आ रहे हैं, ये एंकर्स आ रहे हैं आपकी डिफरेंट कंट्रीज ने लॉन्च किया है। तो लेकिन ये काफ़ी अरसे से इसको लॉन्च किया गया है, बट अगेन अगर देखा जाए तो इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आई थ्रू। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि बाकी मुल्कों ने तो जैसे चाइना ने भी किया है, इंडिया ने भी ट्राई किया, बाकी मुल्कों ने किया है, हमारे पाकिस्तान में भी लोकल यूनिवर्सिटी लेवल पे लोग कर रहे हैं। हमारे जिस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है, वो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ए एंकर के थ्रू, जिस तरह पेशावर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसमें ए एंकर के थ्रू जो है ना वो प्रोग्राम करते हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो रहा है, लेकिन जो कि आपकी मीडिया इंडस्ट्री है इस तक आने में, कमर्शलाइज लेवल पे आने में थोड़ा बहुत शायद टाइम लग जाए, लेकिन आएगा इंशाल्लाह। जो आपने बात की ना ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन कमर्शलाइजेशन, जो कि हर यूनिवर्सिटी में और एक होता है डिपार्टमेंट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते थे कि रिसर्च तो बड़ी अच्छी हो रही है, हम देखते हैं अच्छा इस स्टूडेंट ने रिसर्च की, इस टीम ने रिसर्च की, इस यूनिवर्सिटी का ये प्रोजेक्ट था, बड़ा अच्छा था, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट भी कर दिया, मेडल भी ले लिया, बड़ी वाह भी हो गई। लेकिन जब आता है कमर्शलाइजेशन वाला एस्पेक्ट, वहाँ पर हम रह जाते हैं पीछे और वो स्टूडेंट्स पर डिस्करेज हो जाते हैं और वो फिर कुछ और काम करते हैं। इसमें शायद वजह ये भी है कि जब रिसर्च हम कर रहे होते हैं, हम उसे अलाइन नहीं करते अपने कमर्शियल एस्पेक्ट से, हम उसे अलाइन मार्केट की नीड से शायद नहीं कर रहे होते। एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारे, चूँकि हायर एजुकेशन जैसे स्टार्ट हुआ तो पहले तो हमारे क्योंकि रिसर्च को कल्चर लेके आना होता है, तो हमारा जब कल्चर आया तो स्टार्ट में हमारा ये क्वांटिटी पे है कि हम पब्लिकेशन की तरफ ज़्यादा गए। यानी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आप देख रहे हैं ना कि पब्लिकेशन ज़्यादा है, क्योंकि हमारी प्रमोशन वगैरह सब क्राइटेरिया जो है वो पब्लिकेशन रैंकिंग भी ज़रा उस पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन अब गवर्नमेंट सोच रही है कि ये क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए। अब जब क्राइटेरिया चेंज होगा, जब ये प्रैक्टिकल चीज़ें, ये प्रोडक्ट्स पे बात होगी, यानी अगर आपके मार्केट में प्रोडक्ट्स है तो उस पर आपको प्रमोशंस मिलेंगी, आपकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग होगी तो ऑटोमेटिकली लोग बनाएंगे। तो जो टॉप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने ये काम स्टार्ट किया हुआ है, यानी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं, पेटेंट्स आ रहे हैं। तो ये जब प्रैक्टिकल काम होगा, यानी जिसके लिए आपके क्राइटेरिया होगा, तो उसके लिए लोग फिर मस्ट करेंगे। हम कर रहे हैं ना, हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, वो लॉन्च भी किया, कमर्शलाइज लेवल पे लेके गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। लेकिन उसके लिए ये जो इकोसिस्टम है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इस पर बड़े मतलब एंथुसियास्टिक लेवल पे हायर एजुकेशन काम कर रही है, तो आपको जल्दी पाकिस्तान में भी ये प्रोडक्ट लेवल पे काम नजर आएगा। क्या फिर हमें, जिस तरह पहले बात आपने की ना कि स्कूल्स दुनिया में स्कूल्स की यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्या आप भी ये फोर्सी कर रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसा होगा कि तालीमी निज़ाम बिल्कुल बदल के रख दिया जाएगा और वो जो ट्रेडिशनल चॉक एंड टॉक मेथड है वो नहीं होगा, स्कूल्स नहीं होंगे, बच्चों को सुबह जाके असेंबली में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बस वो अपने घर में जब उठे पढ़ लिया, डिसिप्लिन कैसे आएगा बच्चों में? एग्जैक्टली बिल्कुल। आप देखेंगे जिस तरह उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट 10 ईयर्स में इस तरह होगा, तो मैं तो बहुत जल्दी देख रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप अपने किड्स को देख रहे हैं, अभी स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल लेवल पे भी हमारे ये एआई का कंसेप्ट आ चुका है पाकिस्तान में। तो फ्यूचर में स्कूल का सिस्टम, यूनिवर्सिटी का सिस्टम ऐसा नहीं होगा जिस तरह हम फिजिकली जाएंगे, हमारे पास मेटावर्स की तरह सिस्टम। तो आपको टीचर है, आपकी जॉब का क्या बनेगा? ये बड़ी अच्छी पॉइंट आपने। अब ये हमारे पास थ्रेट है कि एआई जो है ना जॉब को रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं है। ये जॉब अगर ये 5000 उसको रिप्लेस करे तो 10,000 क्रिएट भी करेगा, तो जॉब का नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास फ्यूचर में आज से ज्यादा जॉब्स होंगे। यानी आप भी कुछ और करेंगे, मर्द सभी भी कुछ और करेंगे। हमारा जो लेवल होगा ना वो दूसरा होगा, वो उस वक्त हम कोई और लेवल में काम कर रहे होंगे। हो सकता है कि हम ये ट्यूटर्स को ट्रेन करें। ओके, तो हम एआई के लिए ट्यूटर्स बने, क्योंकि क्रिएटर तो हम हैं। एआई को ट्यूटर की जरूरत होती है। एग्जैक्टली, ये कैसी, यानी मैं डाटा के पर्सपेक्टिव से सवाल रख लूं, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं ना कि जरा आप जब भी आप कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, डिजाइन करते हैं, आप उसमें जरा डेटा आपको डालना पड़ता है, उसके बाद ही चीजें काम कर रही होती हैं। सो जब ट्यूटर की बात है, वो जरा वही है जो कि डेटा उसको फराहम कर रहा होगा, लेकिन बाय द टाइम जब इतना डेटा
चला जाएगा एआई के पास तो शायद उसको जरूरत नहीं रहेगी मजीद डेटा की, वो उसी डेटा को मैनिपुलेट करेगा। ये को आपने समझ नजर होगा, ये जिस तरह हम इंसान है ना, अब इंसान ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले स्कूल में थे, फिर मैट्रिक लेवल पर हायर, आपके डिफरेंट लेवल्स थे, ठीक है। यानी आपके पास ये में भी ऐसा ही एक इवोल्यूशन सिस्टम होगा। ओके। तो ये भी जो है ना, ये को भी टाइम टू टाइम लर्निंग की जरूरत होगा। पड़ेगी, मशीन लर्निंग की जिस तरह हम बात करते हैं, तो ये अपने आप की लर्निंग करेगा। तो लर्निंग फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सपर्ट हूं तो मेरे साथ एक ट्यूटर होगा तो मेरे लेवल पे एक्सपर्ट होगा वो डेटा होगा, लेकिन अगर किसी और एक्सपर्ट के पास चला जाए तो उसका अपना लेवल होगा, तो उससे वो ट्रेन होगा। यानी ये को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह हम ह्यूमन, यानी इसको आपने बिल्कुल नेचर के साथ समझना है। जैसे नेचर में इवोल्यूशन प्रोसेस है, सिमिलरली ये ट्यूटर्स जो होंगे या एक्सपर्ट होंगे या जो सिस्टम बनेंगे वो भी इसी तरह लर्निंग करेंगे। तो हमने अपनी कॉम्पिटेंसी को जो है, जो ह्यूमन है, इस कॉम्पिटेंसी को हमने इंप्रूव करना है। हमने ये नहीं करना है जो ये आया कि हमने कहा फ्यूचर में ये सारा कुछ हमारे लिए करेगा, ऐसा नहीं करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो लाजमी बात है हमारे लिए थ्रेट बनेगा, लेकिन हमने अपने कॉम्पिटेंसी लेवल को भी अपडेट करना है ताकि ये हमसे लर्निंग करे, हमारी लेवल जो है ना, क्योंकि हम असिस्टेंट रहे टू सपोर्ट अस। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, टू सपोर्ट अस। इसका ये नहीं है कि हमें रिप्लेस करें, रिप्लेस तब करेगा जब खुद हम इनकॉम्पिटेंट बन जाएंगे। जब हो, जैसे अब हम सारा टेक्नोलॉजी पे वो कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम, नेचर को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो नेचर को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं, उसके साथ अगर देखा जाए तो हम सपोर्ट की बात करें तो कि एआई जो है, जिस तरह आपने बात की कि एआई सपोर्ट करे, लेकिन उसके साथ साथ देखिए हमें अपनी स्किल्स भी तो इम्प्रूव करनी होगी ना। हम क्या कर रहे हैं, हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं कि जो स्किल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं उन पे भी हम जंग लगा रहे हैं, वो भी हमारी प्रैक्टिस में नहीं है। तो इस रवैये के साथ और ये जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे होते हैं, अगर ये देखा जाए तो उसमें तो फ्यूचर तो इस तरह का कुछ दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करेगी, हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपने ये जो आपने बात की स्किल्स वाली, हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी हम जिस तरह गवर्नमेंट सबको काम कर रही है कि स्किल ओरिएंटेड आपके पास एजुकेशन हो, तो फ्यूचर में हमने अपने स्किल्स को भी चेंज करना है। यानी आप देख रहे हैं ना कि अब जो है ना, अब डिफरेंट आप आईटी सेक्टर को देख रहे हैं कि लोग ऑनलाइन बिजनेस में आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो ये जिस तरह ये चेंज हो रहा है, तो इसमें हमारे ए के साथ हमारी स्किल्स भी चेंज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो है ये इतना कॉम्पिटेंट हो जाएगा कि हम हमारे स्किल्स के ऊपर आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो हमारे हम बहुत कम दिमाग अभी यूज़ किया है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन जो है जिस तरह काम कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंस लेवल है, तो ये उस लेवल का नहीं है। ये हमने अपने इंटेलिजेंस लेवल को इंप्रूव करना है, यानी हमने अपने स्किल्स को इंप्रूव करेंगे तो ये जो है हमारे सपोर्ट में रहेगा। लेकिन अगर हम अपने स्किल्स पे नहीं करेंगे, अपने स्किल्स इंप्रूव नहीं करेंगे, तो लाजमी बात है फिर ये हमसे आगे निकल जाएगा। दैट्स वेरी राइट, स्किल्स इंप्रूव करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिकल यूज़ ऑफ एआई पे बात करते हैं। पाकिस्तान में स्पेशली टास्क फोर्स में क्या एथिकल यूज़ ऑफ एआई पे बात हो रही है, और अगर हो रही है तो किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा पाकिस्तान में, जो कि बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान में यूज़र्स का कि अच्छा एथिकल यूज़ ऑफ एआई होना चाहिए, चूँकि बहुत से लोग इसका शिकार भी हुए हैं। ऐसी बहुत सी वीडियो, जैसा बहुत सा कंटेंट सामने है जिसमें वो एआई क्रिएटेड कंटेंट होता है, लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। सो व्हाट आर वी डूइंग फॉर दैट? बिल्कुल, ये एथिकल जो है ना, वो सबसे पहले अगर आप ये मार्केट में लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए एथिकल गाइडलाइंस होने चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये जो आप जिसकी आप करें, ये थ्रेट्स आपके पास रहेंगे। तो गवर्नमेंट्स, लाजमी बात है कि सबसे पहले हमारी रेगुलेशंस बनेंगी, और अगर हम ए को किसी भी फील्ड में, जैसे हमने मुख्तलिफ फील्ड्स वो किए हैं, डिजिग्नेट किए, जैसे तरह एजुकेशन है, हेल्थ है, मुख्तलिफ जितनी भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, इन सब में जब ए आएगा इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, तो उससे पहले हमने एथिकल चीज़ें जो है वो अपने रेगुलेशन के थ्रू लेके आनी है, ताकि जो रेगुलेशन होगी उसी के मुताबिक वो उस फील्ड में काम करें। यानी जितनी आपके वो है, ये लाजमी बात हमारे लिए फ्यूचर थ्रेट्स है, लेकिन जब ये पॉलिसीज आ जाएंगी, रेगुलेशंस आ जाएंगी, एथिकल गाइडलाइंस आ जाएंगी, तो इवन ए जो है ना, ये खुद ही आपके लिए सपोर्ट करेगा। ये खुद ही, अगर आपको कोई ऐसा, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कोई पिक्चर मिसयूज हो रही है, तो खुद ये आपको बताएगा कि किसने की है, सोर्स कहाँ है। I was about to ask this कि तो एआई के लिए ज़्यादा आसान है बताना कि अच्छा उसको रूट करना कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ किस चैनल से होती होती यहाँ तक पहुँची। इसमें एक चीज़ और भी है, आज देखें ना कि आप, मैं या सबीर, हम बैठे अगर सिर्फ फ़ोन यूज़ किए बगैर सिर्फ बात भी करें कि हमें फॉर एग्जांपल एक नई गाड़ी ख़रीदनी है किसी भी स्पेसिफिक कंपनी की, सो आपके पास भी, सबीन के पास भी, मेरे पास भी फ़ोन में थोड़ी देर बाद ना उसके एड्स या कोई ना कोई कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। बात करना बहुत बड़ी, आपके माइंड में भी कोई चीज़ चल रही होती है, आई डोंट नो ये इत्तेफाक है या कुछ है, लोग रिलेट कर सकते हैं मेरी इस बात से या नहीं, बट आप अपने माइंड में अगर थिंकिंग भी कर रहे होते हैं, वो आपको एड्स आना शुरू हो जाते हैं या आपके सामने वैसा कंटेंट आना शुरू हो जाता है। आई थिंक क्योंकि समहाउ कहीं ना कहीं या तो हम उसकी बात करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ हम उसका एक एक्सप्रेशन रखते हैं प्रोबेबली, जिसकी वजह से आता है। लेकिन चले, लेट्स सपोज ये वाला सिनेरियो भी, मेरा वाला सिनेरियो भी है, दोनों केसेस में
अब क्या ये फिर एआई के इस्तेमाल से ये आसान नहीं है कि हम चेक कर लें कहाँ पे दहशतगर्दी की कोई प्लानिंग हो रही है, कहाँ पे क्राइम प्लान हो रहा है, कहाँ पे कोई शख्स किसी को डैमेज करने के लिए किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करने की बात कर रहा है। जब हम ख़रीदारी के पर्सपेक्टिव से एआई का इतना इस्तेमाल देख रहे हैं, सो अमन के हसूल के लिए हम किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ये एक बहुत अहम रोल होगा अमन के लिहाज से। जिस तरह आपने बात की ना, अब आप नॉर्मली ट्विटर में देख रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें अगर आप देखें अब ये इस लेवल पे आ चुका है, अगर आप कोई फॉर एग्जांपल पिक्चर देते हैं और वो पिक्चर आप ए से पूछे तो वो आपको बताएगा कि इसका सोर्स क्या है। बिल्कुल ऐसे ही सही है। तो सिमिलरली अगर आप जिस तरह इन्होंने बात की कि हम सोच रहे होते हैं, हमारे पास चीज़ें आ जाती है, हम कोई इवेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, इसलिए जो हमारे पास जैसे फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या ट्विटर यूज़ कर कोई भी यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी इवेंट्स को जो है ना वो मॉनिटर कर रहा होता है। तो जब हम सोच रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो हम किसी चीज़ पे ज़रा रोक जाते हैं, तो वो समझ जाता है कि इसका ये इंटरेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको उसी के हवाले से चीज़ें लेके आता है। आपके दिमाग को तो नहीं पड़ रहा होता ना? तो आपका दिमाग नहीं, आप इवेंट कर नहीं, मैं बड़ी कंसर्न हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ ये सवाल, वाकई मतलब कुछ ऐसा है? ये आपके दिमाग को भी फ्यूचर में रीड करेगा। ये जो सिग्नल्स है ना, फ्यूचर में करेगा। अभी भी हो रहा है, अभी भी ऐसा नहीं, हेल्थ में, मेडिकल में आपके पास है। यानी अगर आपके ये तो सिग्नल्स होते हैं ना, माइंड सिग्नल होते हैं ना कि आप जो सोच रहे हैं, तो ये सिग्नल्स को इनकोड करना या डिकोड करना ये सिस्टम करेगा आपके लिए कि आपके दिमाग में क्या सिग्नल क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि न्यूरॉन सेल्स है। तो ये जो है ना, ये एआई फ्यूचर में मेडिकल में तो ये का बहुत अहम रोल है। मेडिकल में फ्यूचर में आप डॉक्टर जो है ना ये यूज होंगे। प्राइवेसी तो ब्रीच हो गई ना, ये भी एक मेजर एरिया है प्राइवेसी का कि किस तरह आपने उसको वो करना है। ये भी यही सिस्टम जो है ना आपके लिए इस प्राइवेसी, क्योंकि आपके पास एथिकल गाइडलाइंस होंगे, रेगुलेशंस होंगे, तो उस पे वो इंप्लीमेंट भी कर रहा होगा। दैट्स वेरी राइट कि उस पे एथिकल यूज में और एक प्लस पॉइंट इसमें, क्योंकि ह्यूमन जहां पे होता है ह्यूमन की बायसनेस आ जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। यानी कहाँ पे फॉर एग्जांपल आप मेरे दोस्त है तो मैं कहूंगा चलो खैर है, दोस्त को ये तस्वीर दिखा दूं, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। ये में फेयरनेस होगी। तो वहां पे ये प्राइवेसी इश्यूज, ये एथिकल, ये स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। अच्छा, अभी जो श्रिप ने शुरू में बात की थी, आखिरी सवाल, टाइम हमारे बहुत कम रह गया, जैसे उन्होंने कहा था कि एक ऑनलाइन ट्रेंड शुरू हो जाता है बाजू का ना, जिस तरह पिक्चर्स की बात हो रही थी, आई डोंट नो आजकल फिर एक ट्रेंड, वो तो गबाली आर्ट, आई डोंट जैसे नाम तरह भी कोई नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। सो लोग कोई एक अपलोड करता है क्योंकि वो इजी होता है, फ्री होता है, तो सबका, तो सब अपनी पिक्चर्स डाल के उसको करना शुरू कर देते हैं, वो आर्ट क्रिएट करने लग जाते हैं। सो वो भी क्या इसी वजह से होता है कि पिक्चर्स को उनको डाटा चाहिए होता है और आपकी पिक्चर्स आगे चल के कहीं मिसयूज हो सकती हैं? एग्जैक्टली आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना होता है कि आपने प्रॉपरली ऑथेंटिक फोरम्स पे ही चीज़ें शेयर करनी होती है, जहाँ पे प्रॉपर प्राइवेसी रिकॉर्ड हो, प्रॉपर प्राइवेसी कंट्रोल हो। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप हर किसी फोरम पे जाए जहाँ पे आपको प्रॉपर पता ना हो कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये फोरम कितना वैलिडेट है। तो आपने अपना ख्याल खुद रखना है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो भी जाता है, कभी कभी पता नहीं होता है, क्योंकि ये तो पूरा एक एआई वर्ल्ड है, तो अगर मिसयूज़ भी हो जाता है तो हम एआई के थ्रू ही उसी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हमने खुद ख्याल रखना है कि हम कहाँ पे क्या शेयर कर रहे हैं, किस तरह चीज़ें हमें शेयर करनी है, किस तरह नहीं करनी, तो ये हमने सोचना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हो भी जाता है तो इसके लिए भी एआई ही आपके काम आएगा। एआई तबाह करेगा, बर्बाद करेगा, तो आपको बचाने में भी शायद किरदार अदा करेगा। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स सो ग्लैड टू हियर कि पाकिस्तान में पॉलिसी लेवल पर भी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर भी एआई के बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। टास्क फोर्स बनी हुई है, किस तरह हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एवरीवेयर कैसे एआई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए एक नेशन की, उस पर बात भी हो रही है, काम भी हो रहा है, एंड एथिकल यूज ऑफ एआई पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं आपको खुशामदीद। और अब एक ऐसी पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया जो कि हमें सोशल मीडिया पर फिटनेस का लेक्चर देते भी नजर आते हैं, लोगों को फिटनेस की तरफ खींचते नजर आते हैं। ही इज़ अ फिटनेस एंटरप्रेन्योर, माशाल्लाह खुद तो बड़े फिट हैं, लोगों को फिट करना चाहते हैं, इसके साथ साथ सप्लीमेंट्स पे भी बहुत बात करते हैं। इन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च भी किया, उसके साथ साथ रिसेंटली इन्होंने एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की, विच इज़ अमेजिंग एक्चुअली। बहुत से लोगों से जिस तरीके से ये सवाल कर रहे होते हैं अपने अपने डोमेन में, जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं फिटनेस आ रही होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ रही होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि एज ए नेशन हम सबको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज आई थिंक एट लार्ज स्केल हम सब अनफिट हैं। अब उनके सामने बात इसलिए करूँ कि बाकी हम तो अनफिट हैं बड़े, हम सब अनफिट हैं, मतलब हिट की है ये बात मुझे। अच्छा, आर यू फिट? आई एम नॉट, तभी तो हिट की है मुझे ये बात।
लेकिन आजकल जो आपको फिटनेस का क्रेज हुआ है, फलानी चीज़ ये ऐसे ये वो जिम शिम ब्ला 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 ब्ला, वो शायद ये वजह तो नहीं है? हाँ, वन ऑफ द रीजन पॉडकास्ट से इंस्पायर हो रहे हैं, नॉट जस्ट right? पॉडकास्ट, अदरवाइज भी जो कंटेंट है बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, सिर्फ फिटनेस नहीं, कोई ट्रेंड चल रहा हो, कोई डांस का ट्रेंड चल रहा हो, ही इज अप फॉर इट। कोई और ट्रेंड चल रहा है तो हमें नजर आ रहे होते हैं। इनको अच्छा, भी- एक हाँ, जी, जी, जी। एक और बात जो कि इनसे मुताल्लिक आज हम जरूर करेंगे कि आई थिंक फरवरी में गालिबन इन्होंने एक तस्वीर लगाई और लोगों ने कमेंट्स किया, अच्छा जी शादी मुबारक, तो बाद में पता चला वो प्रैंक था। तो मैं पूछूंगा ये प्रैंक क्यों किया था इन्होंने। सो हमें ज्वाइन कर चुके मोहम्मद अब्बास, ही इज अ फिटनेस एंटरप्रेन्योर, उन्हें वेलकम करना टू द शो। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, कैसे हैं? Walaikum salam. Thank you so much for the invitation. ग्रेट टू हैव यू। स्टिल सिंगल? Still single. क्यों, क्या मसला क्या है? अम्मी आपको इतना कहती हैं शादी कर लो, क्यों नहीं करते? I mean, अब आजकल की सोसाइटी में गेटिंग मैरिड, आई मीन हमारी कल्चर के अंदर इट्स अ मस्ट कि आपने शादी करनी है, ठीक है। लेकिन शादी के बाद होना क्या है ये हमें ना हमारे माँ बाप बताते हैं ना दोस्त बताते हैं। ट्रेनिंग ही नहीं होती। दिमाग के अंदर एक कॉन्सेप्ट लाजमी है कि शादी के बाद एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फाइन, हाँ। बट इट्स नॉट। द स्टोरी इज एंटायरली डिफरेंट ऑन द क्यों अदर इतने एंड। डरे हुए हैं? डरे हुए की बात नहीं, मुझे लगता है कि आपको, क्योंकि आगे आपने बच्चे पैदा करने हैं और आप बच्चों की परवरिश आपके थ्रू होती है। फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बी रेडी फॉर मैरिज, देन गेट इनटू मैरिज। हम लोग बस ये सोचते शादी करनी है, हाँ, हाँ। लड़की प्यारी मिल गई है तो कर लेंगे। दैट्स नॉट अ गुड इनफ रीजन टू गेट मैरिड, राइट? तो आपके बच्चे होने हैं, उनकी आपने उनकी परवरिश करनी है, यू नो, वो आपको सही तरीके से करनी है, बिकॉज आप एक जनरेशन को बड़ा कर रहे हैं, राइट? सो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट लाइज इन योर हैंड्स। तो उसके लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करना और ये जरूरी है, बहुत तो मैं अच्छी वो बात कोशिश है कर रहा हूँ। ओके। कि एटलीस्ट आपको ये अवेयरनेस और ये Yes. रियलाइजेशन है हाँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वाकई हमारे यहाँ तो ये होता है कि बस करनी है तो करनी है, और इतनी एज हो गई तो कर दो, इतना कमा नहीं, रहे हो तो कर लड़का दो। खराब है तो खराब हो है, जाएगा। लड़के को खराबी है तो ठीक हो जाएगी, शादी करा दो तो ठीक हो जाएगा। इसीलिए हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज भी बहुत रैपिडली कर रही है, yes. राइट? Yeah. बाय 2075 आई वाज रीडिंग समवेयर कि हम लोग 6-7 पे 1 बिलियन से ऊपर जा रहे हैं। हम वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, और रिसोर्सेज हमारे कितने लिमिटेड हैं। अभी आपको पता है पानी की कमी है, बिल्कुल तो आप ऐसे लोग ही क्या करेंगे इवेंचुअली जाके? ऐसे ही है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टॉप द पॉपुलेशन वाला वो एपिडेमिक हैपनिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, फिटनेस के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो कब से क्रेज हुआ फिटनेस का? मैं सिंस आई वाज 18 मैं लंदन गया था अपनी वो अकाउंटेंसी करने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। उधर जाके भी आई यूज्ड टू गो एंड वर्क आउट रेगुलरली। मेरे दोस्त मूवीज़ देखने जा रहे हैं और मैं जिम जा रहा होता था। Okay. तो दैट वाज एन एंगल दैट आई टुक। तो वहीं से पैशन था, वहाँ से वापस आया, जॉब शुरू की, छोड़ दिया। फिर उसके बाद घर से बिजनेस स्टार्ट किया। बिल्कुल 2000 रुपये मेरे पास थे, मुझे याद है बहुत क्लियरली। और अपने कमरे के अंदर ही मैंने एक छोटी सी टेबल लगाई और 2 डंबल मैंने इस तरह करके रखे, और वहाँ से हमने बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया। तो फिर वहाँ से जैक न्यूट्रिशन स्टार्ट टू ग्रो। सो आई स्टार्ट दिस बैक इन 2012। फिटनेस की अगर बात की जाए, क्या हम एज अ नेशन फिटनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं? क्या हमें फिटनेस की डेफिनेशन पता है, या आपके पास भी लोग अगर आते हो या आपसे टिप्स मांगते हो तो ये होता है बस हमारे डोले बना दें, या इस तरह की जो अनरियलिस्टिक चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं? देखिए, फिटनेस की डेफिनेशन अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको दे रहा था, माइंड, बॉडी एंड सोल, राइट? सो इट्स आल्सो योर माइंड, योर बॉडी एंड योर सोल इज वेल। सोल इज कुड बी दी इन कनेक्शन विद अल्लाह, माइंड इज योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, बॉडी इज फिजिकल फिटनेस, यू मूव अराउंड, यू वर्क आउट, यू रन, दैट इज फिटनेस, ठीक है? अब अगर आप बात करें कि पाकिस्तान में इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, तो पाकिस्तान टॉप्स द चार्ट्स व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज़ ना। और डायबिटीज़ का नंबर 1 कॉज इज़ अनहेल्दी ईटिंग। Yes. अगर आप जो खाने खा रहे हैं वो गलत है, आप मूव नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा है, तो विद एज योर बॉडी विल टेल यू दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इनसाइड, और फिर बीमारियां बाहर आती हैं। बिल्कुल। सिंपल इज दैट। तो हम लोग किसी इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू डू दैट एज वेल। अभी CDA में मेरी जाके बात हुई थी, हम लोग एक विजन के ऊपर बात कर रहे थे कि व्हाई नॉट मेक इस्लामाबाद द फिटेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। Really? It's a big vision. I mean, Okay, but fittest still capital. बात हुई ना इस but बारे at में। least we will be going in the right direction. उसमें हम क्या steps- होगा, क्या हो हमने सकता है? अभी 1 साल का हमने एक प्लान बनाया, उसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है। Okay. इनिशियली कुछ अवेयरनेस से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, जिस तरह नाइट मैराथन हो गई, Okay. और भी कुछ आइडियाज़ हैं जो कि हमने पिच किए हैं, तो विल स्टार्ट वर्किंग। मे बी उसमें मुख्तलिफ पार्क्स में या स्पेस पास के अंदर एक्टिविटीज हो सकती हैं, लोगों को इंगेज करना है, एंड ऑल्सो इन अ फन
Yes. गेमिंग, ये लोगों को घरों से निकालना है, पार्क की तरफ लेकर जाना है। अभी आप देखेंगे काफी ज्यादा ही होना शुरू हो गया। अब लोग रमजान में भी अगर आप देखेंगे तो लोग पार्क्स के अंदर Yes. वॉक कर रहे हैं, मूवमेंट करना लोगों ने शुरू की है। उसके पास भी कि अवेयरनेस बड़ी भी है। अब आप जिम्स जाएं अगर तो वहाँ पे रश है, भले नौजवानों का ही सही, बट Absolutely, आपको नजर आता है जिस भी आप जिम चले जाएं, बड़े बड़े जिम्स हैं इस्लामाबाद में, वहाँ पे आपको नजर आता है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा क्रेज डेवलप हुआ है, बट स्टिल जाहिर है बहुत ज्यादा। व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन वही 2012, तब तो किसी को कुछ नहीं पता। प्रोटीन पाउडर क्या है किसी को नहीं पता था, उनको लगता था स्टेरॉइड्स हैं। जिम कोई जाता नहीं था, कहते जिम जाओगे तो बीमारियां लग जाएंगी, हड्डी टूट जाएगी, हड्डी कमजोर हो जाएगी। इस तरह के मिसकंसेप्शंस थे जो कि अब नहीं है, तो दैट्स अ पॉजिटिव। और सप्लीमेंट्स को लेकर भी बहुत मिसकंसेप्शंस थे ना, जब आपने खुद भी कहा स्टेरॉइड्स वाली बात, अभी आप खुद भी क्योंकि वीडियोस बना रहे होते हैं, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कितना इंपॉर्टेंस है उसका आपकी लाइफ में, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। अच्छा, लेकिन साथ ही वीडियोस बन रही होती है ना कि आप कहते हैं ये खाना चाहिए और अम्मी कहती हैं बेटा पराठा खा लो। तो ये एक्चुअल में ऐसे होता है, अम्मी कहती हैं पराठा खा लो एवरी सिंगल टाइम। ऑफ कोर्स माओ को लगता है ना अपने बच्चों को फीड करना उनको जरूरी है ना, उनको उससे वो एक फीलिंग आती है कि वो कनेक्शन फील करती हैं अपने बच्चों के साथ। तो आई फील लाइक वो तो पराठा खाने में बुराई नहीं है ना, नहीं, अगर आपने बिल्कुल। पूरा दिन बैलेंस किया अपना मील। बिल्कुल बुराई नहीं है। मैं तो प्रमोट करता हूँ कि आप पराठा खा लें। पराठा अगर आप देसी खाने देसी खाएं। घी के साथ Yes. खाएंगे, लेकिन अगर आप 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे देन इट्स परफेक्टली फाइन। अगर मैं 10 टेबल स्पून देसी घी डाल रहा हूँ नॉट फाइन। या मैं डब्बे चिपड़ा में से डायरेक्ट तेल डाल रहा हूँ पराठे के ऊपर, फिर वो अंदर भी लग रहा है, बाहर भी लग रहा है, फिर वो Yeah. एनीथिंग इन एक्सेस इज Is बैड bad. फॉर यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप मॉडरेशन, इस्लाम भी मॉडरेशन सिखाता Yes. है, अगर आप मॉडरेशन में कोई भी चीज करें, एक्सरसाइज, स्लीप, ईटिंग, सोशलाइजिंग, वर्क, Yes. whatever it is, in moderation is healthy. लेकिन अगर आप उसको एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे तो वो आपके लिए अनहेल्दी होगा। अच्छा, It's कुछ as लोग simple as होते हैं जो इस वजह से भी अच्छी डाइट की तरफ नहीं जा रहे होते कि उन्हें होता है कि अच्छा, जो हमेशा वो देखते आते हैं कि एक डाइट प्लान होता है, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है 3 दिन। और आजकल के ज़माने में देखा जाए लोगों के पास टाइम नहीं होता कि अलग से, एक तो घर में खाना बन रहा है और एक अलग से खाना जो है वो अपने लिए बना रहे हैं। तो शायद जो फिटनेस को लेके हमने एक जर्नी अपनी बनाई हुई होती है, जो एक प्रोसेस हमने रखा हुआ होता है, वो शायद मुश्किल या अनरियलिस्टिक होता है, इसलिए हम बीच में छोड़ देते हैं, या फिर कुछ लोग तो ऑप्ट ही नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। इसका जवाब यही होता है हमेशा कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब ये कि मैं आज वही चीज़ करूं जो मैं 1 साल बाद भी कर सकता हूं, तो इट नीड्स टू बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल ये नहीं है कि मैं उबली हुई चीज़ें खा रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी उबली हुई चीज़ें खाता रहा हूँ, कार्ब्स कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दूँ, रोटी चावल। अक्सर आप सुनेंगे लोग रोटी चावल ख़त्म कर दो, कहते हैं। कितना अर्सा ख़त्म करेंगे आप? इवेंचुअली यू विल कम बैक टू ईटिंग दोज थिंग्स, राइट? तो पॉसिबल नहीं। तो सस्टेनेबल प्लान होना चाहिए। आप अपनी डाइट इस तरह की रखें जो ईजिली आप बना सकते हैं, और आपने छोटी सी ट्वीकिंग करनी है खाने के अंदर। ओके। पाकिस्तानी खाने आप खा सकते हैं, आप बिरयानी खा सकते हैं, उसमें तेल कम डालें। Yes. जब आप खाना खाने लगें, पोर्शन साइज को कंट्रोल करें, फिश साइज चावल खाएं, फिश साइज चिकन खा लें, दैट्स इनफ। और आप दिन में 2 मील्स लें, 3 मील्स लें, छोटे छोटे पोर्शन के अंदर मील लें। पोर्शन कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और आप खाने में क्या डाल रहे हैं, यानी कि इंग्रेडिएंट्स, दे मैटर एज वेल। और आप तो उसमें भी मैं देखता हूँ कि वीडियोस बना रहे होते हैं हम ना, आप- रेसिपीज बनाते Yes, हैं, recipes और share रेसिपीज आर करते वेरी हैं। इजी। इट टेक्स 5 मिनट्स फॉर यू टू कुक एनीथिंग। अम्मियों को भेजते हैं कभी वो रेसिपी अप्रूव होती है? आई मीन हाँ, आई मीन आई मीन गरम मसाले और फलाना मसाला और आप घर डाल के सकते हैं मसाले, आप डालें। यू नहीं नहीं नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ना कि इंग्रेडिएंट्स की आप बात करें, तो बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड होती हैं जो कि शायद हेल्दी नहीं होती। मसाले और हेल्दी मैं बताऊं, एक्सेस में फिर नहीं जाना। Okay. Okay. मॉडरेशन में मसाले भी आप अब डालें। बिरयानी में अब सिर्फ आप- तेल, बिरयानी के अंदर अगर आप तेल 10 चमचे डाल रहे हैं, आप 2 चमचे डाल के बिरयानी बना लें, बस Okay. दैट्स इट। और जब Okay. आप खाने लगें तो आपने चावल जितने खाने हैं वो पूरी प्लेट नहीं भर के खानी, उसका पोर्शन साइज को कंट्रोल करना है। सही। यानी कि फिश साइज इतने चावल 1 कप। अब 1 कप कोई नहीं खाएगा, हाँ, वो 1 कप तो हमारा कैसे स्टार्टर पहाड़ी है ना बना के बेसिकली। खाएंगे ना। तो सही तो बात है, हमारा मतलब एपेटाइट भी बहुत ज्यादा है ना, one cup पाकिस्तानी बिरयानी और वो भी 1 कप, वही। मतलब तो पोर्शन इज व्हाट मैटर्स। कितनी कैलोरीज आप अंदर डाल रहे हैं। अगर आप एक्सेस में डालेंगे तो आप मोटे होना शुरू हो जाएंगे, कम डालेंगे तो आप पतले होना शुरू हो जाएंगे। बहुत इजी साइंस है अल्टीमेटली बॉडी। बट देयर मस्ट बी समथिंग जो आप नहीं खाते होंगे ना, चाहे किसी इवेंट पे या बूफे पे आप नहीं खाते होंगे, वो कौन सी चीजें जो नहीं खाते आप? ऑनेस्टली आई एंजॉय एवरीथिंग। मुझे Okay. थोड़े 3 महीने से हैवंट बीन वर्किंग आउट, थोड़ा हेल्थ के कुछ ठीक है। 1-2 इश्यूज थे जिसकी वजह से मसला था, लेकिन जनरली आई डू एंजॉय एवरीथिंग। ओके, ठीक है, लेकिन लिमिट में रह के। मीठा भी खाते हैं? मीठे का तो जितना मुझे शौक है ना, मेरा तो वो है ही मसला एक मीठे के साथ ना, मेरी वाइस है, वो वाइस नहीं होती आपकी। लेकिन फिर आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ। फिर मैं कभी कभी
हेल्दी रेसिपीज के थ्रू हाँ, कुछ आप अच्छा share भी हेल्दी करते मीठा हैं। बना लेता हूँ, तो दैट्स तो जो खाते हैं हम खुद ही बनाते हैं ज़्यादातर? आई मीन कुक भी है, तो उसको ट्रेन किया हुआ है, वो बना सही है। लेता है, लेकिन कभी आई एंजॉय कुकिंग इज वेल, तो मैं खुद भी किचन में घुस के आप कभी सब बना कुछ कर रहे होते हैं ना, आप फिटनेस पे भी ध्यान दे रहे हैं, आप सप्लीमेंट में बात भी कर रहे हैं, आप कुकिंग भी कर रहे हैं, आप उसकी रेसिपी भी शेयर कर रहे हैं, आप अम्मी के साथ फन वाली वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं, आप पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। हाउ डू यू मैनेज दीज 24 आवर्स में इतना कुछ कैसे कर रहे हैं? मैं दिन में मैं सुबह उठता हूँ तकरीबन 7 बजे, फिर वर्कआउट करता हूँ, Okay. अपना मेडिटेशन वगैरह सब कुछ, फिर आई गो डायरेक्टली टू वर्क, और मैं तकरीबन रात को 9-10 बजे तक काम कर रहा होता हूँ कुछ ठीक ना है। कुछ, तो आई वर्क अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 12 to 13 आवर्स एवरी डे। माशाल्लाह, वो नजर भी आ रहा होता है आपको सोशल मीडिया से, द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोशल लेकिन आई एंजॉय इट एट द सेम टाइम, इट्स नॉट लाइक कि मुझे कुछ आपको बुरा नजर फील आता हो है रहा कि आप enjoy कर उसी रहे में मैं हैं। सोशलाइज कर रहा होता हूँ और उसी में मैं काम भी कर रहा होता हूँ, दिस समथिंग दैट आई एंजॉय, सो दैट इज व्हाई आई लाइक इट। ऑलराइट, जब कोई आपसे मशवरा मांगता है फिटनेस को लेकर, आपका कोई टिप्स होती होंगी स्पेसिफिक, अच्छा ये करो ये करो ये करो और ये ना करो, ऐसे टिप्स देते हैं? मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब कोई आपसे मशवरा मांगता है ना, तो मुझे पता है उन्होंने 99% फॉलो नहीं करना। तो मेरी तो आप कह रहे हैं मशवरा ना ही दूं। मेरा जो मशवरा होता है ना कि अगर कोई बुरा प्लान भी है ना, वो भी अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना, कोई ना कोई फायदा दे जाता है। Okay. दुनिया का बेस्ट प्लान भी अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं देगा। सही बात है। मसला ये है इम्प्लीमेंटेशन, हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। सही बात है। हमें एडवाइस चाहिए, बिकॉज अंदर से कोई कह रहा है कि यार हमें कुछ करना है, लेकिन जब एडवाइस मिलती है तो वी टेक दैट फॉर ग्रांटेड और हम उसकी इम्प्लीमेंट अगले दिन से हम वही करेंगे जो हम पहले पिछले दिन कर रहे थे। हाँ। तो फिर देयर इज नो पॉइंट, सो देयर इज समथिंग एल्स दैट नीड टू चेंज इनसाइड यू, राइट? तो हैबिट्स आपकी चेंज होना जरूरी है। फिर उसके पीछे एक और साइंस है बिहाइंड हैबिट चेंजिंग, दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। और जाहिर है उसमें टाइम भी बहुत लग जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सिर्फ सोचने में ही वक्त, रियलाइज करने में वक्त लगता है, एंड देन तब वक्त गुजर चुका होता तब है। वक्त गुजर चुका होता है। वो तो हम में से बहुत सारे लोग हैं। और वाकई शिव, आपने ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर हम सब सोचें तो हम तो 10 सीढ़ियाँ चढ़ के उसके बाद हम कहते हैं हाय हमारी बस होगी, इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो पा हाँ, रहा। बाकी अगर आपकी रूटीन ऐसी है कि आप बस बैठे हुए हैं ऑफिस में समहाउ, तो फिर आप कहते हैं नहीं मैं लिफ्ट से ही चला जाऊंगा, तो ये हो रहा वो होता है। ज़्यादा हो रहा होता है। अच्छा, प्रोटीन पाउडर्स, इसका रुझान हमने एक टाइम देखा, उसमें बहुत ज़्यादा था हमारे नौजवानों में, जितने भी हमारे यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी अगर बात की जाए तो लोग प्रोटीन पाउडर्स की तरफ जा रहे होते हैं। वे प्रोटीन अदरवाइज जो भी। और क्या ये डेंजरस होता है किसी हद तक कि अगर आप इसको एक्सेस अमाउंट में यूज़ करें, या कब यूज़ करना चाहिए, इसके हवाले से अगर अवेयरनेस दें? वे प्रोटीन कम्प्लीटली एक नेचुरल चीज़ है। जब आप चीज़ बनाते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट वे लिक्विड होता है। चीज़ बनाते हुए बाई प्रोडक्ट साथ वे लिक्विड होता है। वे लिक्विड को साफ करके फिल्टर करके स्प्रे ड्राई करते हैं, वे प्रोटीन बनता है। तो इट्स कम्प्लीटली नेचुरल एंड इट्स कम्प्लीटली हेल्दी, इट हैज़ हेल्दी बेनिफिट्स। हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन की इंटेक सबसे कम है, फैट्स और कार्ब्स की इंटेक सबसे ज़्यादा है। सो प्रोटीन पाउडर्स कैन बी अ ग्रेट एड टू ऐड प्रोटीन इनटू योर डाइट। प्रोटीन इनटेक लिए आसानी है, मज़े के होते हैं, फ्लेवर्ड होते हैं, पानी में डाला पी लिया, आसान चीज़। Okay. दैट्स इट, इसके पीछे और कोई साइंस नहीं है, दैट्स ऑल। क्रिएटिन इज अनदर सप्लीमेंट दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट लॉट, बहुत ज़्यादा बात हो रही है इंटरनेशनली, साइंटिस्ट, फॉर वुमेन एज वेल बाय द वे, ब्रेन फंक्शन के लिए, कॉग्निशन के लिए, एंटी एजिंग के लिए, जनरल एनर्जी के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, फैट लॉस के लिए। सो सप्लीमेंट्स का बहुत फ़ायदा है। एंटी एजिंग के रिलेटेड बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ गए हैं, लॉन्जेविटी रिलेटेड बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ गए हैं जो कि प्रूव करते हैं कि वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं थ्रू आउट योर लाइफ। तो सप्लीमेंट्स हैव a lot of benefits. लेकिन इसमें एक परसेप्शन है कि अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं तो लें, वरना मत लें। एक्सरसाइज तो आपने वैसे ही करनी वैसे है, भी करनी है, हाँ। मूव तो आपने वैसे ही करना है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ वर्कआउट करने से उनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है। Okay. लेकिन जनरल सप्लीमेंट्स, वेलनेस सप्लीमेंट्स आप वैसे भी ले सकते हैं। अगर आपको नींद का मसला है तो उसका जिम जाने के साथ ताल्लुक तो नहीं है ना। तो आई आस्क यू, इफ यू हैव ट्रबल स्लीपिंग, तो आई कैन गिव यू सप्लीमेंट्स जो स्लीप में आपको हेल्प करेंगे। ओके, अब लास्टली पॉडकास्ट पे आते हैं। जो पॉडकास्ट सीरीज आपने स्टार्ट की, व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट सीरीज? मुझे शौक है ऐसे लोगों से बात करना जहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिले, इंटेलेक्चुअल्स के साथ ऑन देयर स्पेसिफिक जो भी उनकी फील्ड है। Right. तो आई एंजॉय दैट। तो ये मैंने अपने पर्सनल उसके लिए शुरू की थी कि आई विल गेट अ किक आउट ऑफ इट। जब इस तरह के लोग आएंगे, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे, बात करने को मिलेगा, तो आई विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। सो दिस वाज मोर ऑन द पर्सनल साइड ऑफ थिंग्स, जो कि मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि पाकिस्तान के अंदर इंटेलेक्चुअल्स नहीं है या कमी है लोगों में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जब बात करते हैं फिर आपको वाकई वो मिलते हैं। आई स्टार्ट टू फील डम अराउंड देन। जब मैं उनसे क्वेश्चंस कर रहा होता हूँ तो इतना मज़ा आता है उनसे सीखने को जब मिल रहा होता है ना, दैट इज समथिंग दैट आई रियली एंजॉय।
और हम उसको जाहिर सी बात है फिर अपने प्लेटफॉर्म्स पे भी डाल रहे हैं, कोई एक दो बंदे भी कुछ if they सीख get लें, तो something ये out आपको of it, लगता है then कि why आपका not? काम हो गया। इतने जो चीज़ें आप कर रहे हैं सबसे ज़्यादा एंजॉय क्या करते हैं? मुझे सप्लीमेंट्स की प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट्स डेवलप करने का बहुत शौक है। Okay. प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड टू द यंगस्टर स्पेशली, और जो भी वर्कआउट नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जो कि फिट नहीं है, बहुत सारे हैं I जो mean, कि- movement is key. Do whatever you love doing. Enjoy your life. Be in the present moment and smile more. That's it. That's nice. Abbas bhai, thank you very much for joining us No today. It worries. was lovely having you. खुश Same, रहें। same, pleasure. और जल्दी से हम देखेंगे वो जो एक उन्होंने कहा ना तैयारी वाला मामला भी, कि वो तैयार हो जाए उसके लिए, क्योंकि अम्मी की बहुत ख्वाहिश है उनकी। बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अपना फीडबैक इस प्रोग्राम से मुतालिक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।